जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए, तो हम लोग केमिस्ट्री का जो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, थोड़ा वीडियो लेट से आने का कारण है कि आसपास में देख रहे हैं गाना बज रहा है, शादी का कोहबर जो होता है ना वो हो रहा है। ठीक है साथियों, तो इसलिए थोड़ा मोड़ा क्या कि अब हम सोच रहे थे कि अब या तो रात तक करेगा, इसलिए हम शूट करना शुरू कर दिए हैं वीडियो। चलिए, क्योंकि इसके चक्कर में रहता तो आज वीडियो नहीं आ पाएगा और नहीं आ पाता। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आइए, जब भी कह देगा व्हाइट लेड कहा जाता है, तो व्हाइट का आपको बोले थे ना कि शीशा का माने जो है ना कार का शीशा वाइट रखना है। तो लेड माने शीशा क्या चीज़ का रहता है, लेड का रहता है, यानी लेसर लेड यानी शीशा का रहता है। ठीक है साथियों, तो शीशा माने लेड कार्बोनेट हो जाएगा, वाइट लेड कार्बोनेट, जिसको सफ़ेदा भी कहा जाता है। सफ़ेदा के नाम से भी इसको जाना जाता था। लेड कार्बोनेट हो जाएगा। अब आइए, अपस्फोटन रोकने में किया जाता है किसका प्रयोग, तो अपस्फोटन रोकने के लिए लेड टेट्राइथाइल, यानी कहना कि वो 3 आदमी रोक रहा है अपन विस्फोटन। अपस्फोटन को हम लोग कहेंगे विस्फोटन। ठीक है साथी, अपस्फोटन को हम लोग कहेंगे विस्फोटन। ठीक है, तने अपस्फोटन रोकने के लिए किया जाता है लेड टेट्राइथाइल का उपयोग, यानी अपस्फोटन यानी विस्फोटन रोकने के लिए 3 आदमी टेट्रा, यानी 3 से टेट्रा हो जाता है टेट्राइथाइल, यानी लेड टेट्राइथाइल। ठीक है साथियों, अपस्फोटन यानी विस्फोटन, यानी शीशा वाला विस्फोट नहीं होना चाहिए। अब आइए, लेड पाइप देख लीजिए। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त तो नहीं होते, क्योंकि वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैली लेड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अब लेड पाइप जो ना, लेड पाइप माने पीने के पानी, यानी देखिए शीशा जो ना, देखिएगा कभी भी पीने का पानी जो ना शीशा की तरह शीशा से होकर नहीं गुजरेगा, कहीं भी आप देखिएगा लगभग। ठीक है, तो यानी क्योंकि वह लेड या विषैले लेड ऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह वायु मिश्रित जल के साथ, माने जल के साथ यह ना विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट सब उतना ना है। देखिए आप इधर आ जाइए, यह इंपॉर्टेंट है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार, जो फ्यूज तार होता है ना, फ्यूज नहीं हम लोग फ्यूज लगाते हैं, वह लेड देख लीजिए। लेड यानी फ्यूज ले लेंगे यानी लेड और टीन का होता है। देख लीजिए, फ्यूज तार ध्यान में रखना, लेड और टीन का होता है साथियों। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, फ्यूज तार जो है ना लेड और टीन का बना होता है। फ्यूज तार यानी फ्यूज जो ना वो ले लेंगे, यानी फ्यूज क्यों लेंगे, क्योंकि उसमें टीन का भी लगा होता है, टीन भी मिश्रण होगा, तो लेड ले लेंगे या टीन। ठीक है, अब आ जाइए, आशा धातु किसे कहा जाता था, यूरेनियम को खनन किया था। आशा जो देखिए हॉस्पिटल सब में भी काम करती है आशा वर्कर, तो ध्यान में रखने का। अच्छा, आशा जब वर्कर काम करे तो उसको यूरो मिलेगा ना, पैसा मिलेगा, तो कह देंगे आशा धातु कहा जाता है किस, यूरेनियम को। ठीक है साथियों, अब भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। देख लीजिए, यूरो कह देना। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा यूरो माने यूरेनियम होता है कहाँ, तो यूरो होता है, ध्यान में रखना है। कह दें कि अच्छा यूरो यानी यूरेनियम झारखंड में। यूरेनियम कहाँ होता है साथियों, झारखंड में, ध्यान में रखना है। ठीक है, यूरेनियम का समस्थानिक 92 यू, देख लीजिए 92 यू 238, 92 यू 238 रेडियो सक्रिय प्रदर्शित नहीं करता है। देख लीजिए क्या बोला कि यूरेनियम समस्थानिक जो जो होता है 92 यू 238 रेडियो सक्रिय प्रदर्शित नहीं करता है। तो यह उतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक झारखंड में होता है। ठीक है साथियों, चलिए, और टंगस्टन के देगाना खान राजस्थान में बताए थे। चलिए आइए, यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया को उत्पादन से उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। देख लीजिए, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखें, यूरेनियम का प्रयोग जो ना उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है, परमाणु यानी परमाणु ऊर्जा उत्पादन में। तो यूरेनियम का उपयोग परमाणु के ऊर्जा उत्पादन में होता ही है। ठीक, अब देख लीजिए, हैबर विधि में अमोनिया उत्पादन, ये हम आपको आगे बताएंगे, ये आप इसको यहाँ नहीं याद रखना है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी, ये आपको नहीं याद रखना है। देख लीजिए, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुक्त उसके अयस्क पिंच ब्लेंड से होता है। तो यह आपको हम बोले थे याद करने के लिए, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड से किया जाता है। ठीक साथियों, अब आ जाइए, प्लूटोनियम एक भारी रेडियो धातु है, रेडियो सक्रिय धातु प्लूटोनियम
प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। देख लीजिए, अब प्लूटोनियम समझ लीजिएगा। अच्छा, प्लूटोनियम देख लीजिए, प्लूटोनियम प्लूटो ग्रह, प्लूटो ग्रह यानी परमाणु बम बनाने में, यानी प्लूटो यानी प्लूटो से हो जाएगा प्लूटोनियम। देख लीजिए, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये दोनों परमाणु बम बनाने में काम आता है। देख लीजिएगा। और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम यही प्लूटोनियम का ही साथी था। यानी पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था। पहले हिरोशिमा पर कब? 6 अगस्त कब? 1946 ईस्वी को, 6 अगस्त 1946 को। वही 9 अगस्त 1946 को नागासाकी, 9 से नागा, यानी नागासाकी पर गिराया गया यही प्लूटोनियम में बम था। यानी प्लूटो का देना। अच्छा, प्लूटो ग्रह नागासाकी पर गिर गया, प्लूटो ग्रह नागासाकी पर गिर गया। तो आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान रखिए, यह एक भारी रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी धातु है, एक भारी रेडियो सक्रिय धातु। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य, माने एक्टिनाइड, यानी यह एक ही काफ़ी है, यह एक ही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है नाइट में गिराने के लिए। होता कि नाइट में परमाणु बम गिरा दिया, तो यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य कह देगा। यह किस श्रेणी का सदस्य? तो कहना वो प्लूटोनियम, माने वो अकेला प्लूटोनियम एक ग्रह है एक, तो वह एक ही अकेला काफ़ी है। यानी क्या हो जाएगा उसका? एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है साथियों, एक्टिनाइड श्रेणी ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यह सब इस सब का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, यह सब का फॉर्मूला याद रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम आपको 15 से 20 फार्मूला करवाने वाले थे ना साथियों, 15 के आसपास फार्मूला, उसमें से यह सब भी है। यह सब को भी हम जोड़े हुए हैं और ये सब ही पूछता है। ठीक है साथियों, वो छोटा मोटा नहीं पूछता, यही सब अधिकांश पूछता है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए और उसके बाद आगे है तो आगे हम करवाएंगे ही। पहले देख लीजिए, जब भी कह दे हारा कशिश फेरस सल्फेट। हारा कशिश को क्या कहा जाता है साथियों? इसको फेरस सल्फेट भी कहा जाता है। हारा कशिश को कह देगा। अच्छा, हारा देख लीजिए, हारा है कशिश कह देगा ना। शीश जो है ना, जो शीश वो हारा कपड़ा पहन के आयल है। शीश जो है ना हारा कपड़ा पहन के आयल है, तो इसको कहेंगे हारा कपड़ा नहीं कर पहनो, फेर के आओ, तो फेरस, तो ये फेर देगा। हारा कपड़ा फेर देगा तो फेरस सल्फेट, फेरस से हो जाएगा फेरस सल्फेट। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है? हारा कशिश का फॉर्मूला FeSO4 7H2O, यानी कह देगा यह हारा कशिश है ना, तो हारा कपड़ा पहन लिया है, तो हारा कहेगा कि हारा नहीं पहनो, दूसरा कलर का पहनो, हारा फेरा, तो फेरस फेरने जाएगा। ठीक है, सल्फेट यानी फेरने जाएगा, तो फेरस सल्फेट ध्यान में रखना। चाहे फेरस सल्फेट यानी सल्फेट, फेरस सल्फेट कहना कि देखो फेरने जाओ, और हारा नहीं लेना। हारा में कुछ फेंटल उटल रहेगा ना, यानी कोई दूसरा कलर तो ले लेना, कि खाली हरे पहन के आ जाना है, यह नहीं आना हारा पहन के, अच्छा नहीं लगता। ठीक है साथियों, एक तो तुम 7 रुपया में खरीदा था 7H2O, यानी फेरस सल्फेट, तो सल्फेट को हो जाता है SO4, तो जानबे करते हैं, और फेरस के या फेरी को हो जाता है Fe। ठीक है साथियों, तो FeSO4 हो जाएगा। यानी हारा कशिश को क्या कहेंगे? तो कहेंगे वो हारा शीश पहन के आ गया ना, तो उसको कहेंगे फेर के आ जाओ, तो फेरस आप फेंटल उटल पहन के आ जाना, तो फेरस सल्फेट। फार्मूला हो जाएगा, फेरस सल्फेट को होता है Fe, फेरस के Fe और सल्फेट के SO4 7H2O। कह देना फेरे है ना तो 7 रुपया ज़्यादा लगा है, फेरे है ना तो 7 रुपया ज़्यादा लगा है तो फेरस सल्फेट। ठीक है साथियों, यह फार्मूला आपको इस तरह से याद रखना है। अब देख लीजिए, इसे रोमन बिट्रोल भी कहते हैं। देख लीजिए, जब भी कह देगा फेरस सल्फेट को रोमन बिट्रोल कहते हैं। यानी कहने का मतलब आपको फेरने कहाँ जाना है? तो रोम ना इटली में, यानी फेरने कहाँ जाना है? तो रोम में साथियों। रोम यानी फोरस, यानी फेरस रोमन बिट्रोल। तो ध्यान में सिर्फ रखना है रोमन बिट्रोल। ठीक है, अब आ जाइए, उजला थोता के कहते हैं। उजला थोता को क्या कहते हैं साथियों? तो उजला थोता को कहा जाता है कि वो उजला थोथवा हो गया ना, कहता कि थोथा हो गया, तो कहेगी लेकिन उजला, बाल भी उजला हो गया, थोथा भी हो गया, मुंह से दांत भी झड़ गया, तो उजला थोथा कहना था जिंक सल्फेट। तो देख लीजिए, जिंक के होता है कितना Zn, और सल्फेट के SO4 तो जानबे करते। ठीक है, लेकिन उजला सल्फेट कहना है तो 7H2O हो जाएगा, 7H2O। देख लीजिए, क्या है आपको ध्यान में रखना है साथियों? उजला थोथा, ध्यान में क्या रखना है आपको? उजला थोथा। तो जब भी आपको उजला थोथा ये कहना, तो कहना कि अच्छा उजला, यानी उजला हुआ था, जिंक खा के दवाई खाकर उजला हो गया,
उजला हो गया जिंक के दवाई खाकर। और जब ये जिंक के दवाई खाया तो ये उजला होने के चक्कर में थोथा भी हो गया, थोथवा भी हो गया। तो उजला थोथा यानी जिंक, जिंक उज, देख लीजिए ध्यान में रखिए, उज 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 से ये ज ये उजला में ये ज है ना, उजला में ज है ना, तो वही ज के निकालेंगे जिंक, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, उजला थोथा को जिंक सल्फेट। तो ZnSO4 सल्फेट के SO4 होता है, जिंक का Zn होता है साथियों, और 7H2O। कह देगा कि अच्छा 7 माने 7 को खा गया उजला थोथा, उजला थोथा ना जिंक सल्फेट 7 को खा गया, जिंक सल्फेट 7 को खा गया, इसलिए तो थोथा बन गया। अब आ जाइए नीला थोथा, तो देख लीजिए जब भी कह देगा नीला, तो नीला कह दे, देखिए बांस का, जब बांस का आप कोभी देखते होइएगा, जिसको ना कहता कोपर, आप लोग नहीं कहते बांस का कोपर निकलता, देख लीजिएगा बांस से जो होता है ना, बांस बड़ा बड़ा जो घर उर में बनता था पहले बांस से, तो उस बांस में देखिए छोटका निकलेगा ना, छोटका उसका कोपर निकलेगा, तो कोपर क्या होता है, नीला कलर का रहता है, नीला कलर का रहता है कि नहीं, तो ध्यान रखना है। अच्छा नीला थोथा, तो नीला थोथा यानी कॉपर, नीला यानी नीला कैसा रहता है, तो कॉपर के तरह। किस कॉपर के तरह, यानी बांस के जो कोपर ना कहता कि बांस के कोपर फेंका है, कोपर निकला है, डभी निकला है ना, तो डभी के कोपर कहा जाता है, कोठी फेंका है कोपर, तो कह देंगे अच्छा नीला थोथा। तो देख लीजिए नीला का कहते हैं अच्छा कॉपर, तो कॉपर सल्फेट हो जाता है। कॉपर के क्या होता है साथियों, CuSO4। देख लीजिए कह रहे कै गो कॉपर निकला है नीला में, कै गो कॉपर, तो क्या कॉपर साफ 5 गो निकला है, 5H2O यानी 5H2O। ठीक है साथियों, तो क्या आपको ध्यान में रखना है, नीला थोथा आपको कॉपर सल्फेट 5H2O माने CuSO4 5H2O। अब देख लीजिए लाल थोथा, तो देख लीजिए लाल, तो कहेगा ना लाल यानी कोबाल, लाल कोबाल, लाल कोबाल यानी कहते हैं अच्छा बाल को ना लाल रंग से रंग लिया, लाल थोथा, लाल थोथा। जब ये थोथा थोथा लगा है ना साथ जिसमें, तो सल्फेट लगभग हो जाता है। थोथा का मतलब कि अच्छा थोथा जब ये लगा तो कहना कि सल्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, यानी कह देगा लाल थोथा, तो क्या बाल को ना लाल कर लिया, तो कोबाल्ट सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट। तो कोबाल्ट की क्या होता है CuSO4 7H2 हो जाएगा, 7H2 यानी बाल को लाल करने के लिए 7 रुपया देना पड़ा, 7 रुपया यानी तो 7H2O, यानी 7 यार कह देना कि 7 बार बाल को धोना पड़ा, बाल को लाल करने के लिए पहले बाल को साफ करेंगे 7 बार, तो हो जाएगा 7H2O। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में आपको रखना है, आपको ध्यान में क्या रखना था, यानी हारा कशिश, तो कह देना हारा कशिश माने शीश जो ना अपना शीश हारा का अपना पन क्या है, तो उसको कहेंगे नहीं फेर के आओ, फेर के आओ, तो फेरस सल्फेट, तो फिर क्या है फेरस सल्फेट, तो फेरा तो 7 रुपया ज़्यादा लगा, तो फेरस सल्फेट को क्या हम लोग कहते हैं, तो फेरस सल्फेट को हम लोग कहते हैं, फेरस के मतलब होता है Fe, लोहा, लोहा होता है Fe, सल्फेट के SO4, तब कह देंगे फेरने में 7 रुपया लगा, तो 7H2O यानी जल, अंत में जल आ ही जाता है, अंत में जल आइए जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए उजला थोथा, कह रहा कि अच्छा उजला ज से जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो CuSO4 इंटू जिंक, तो 7H2O जिंक के दवाई क्या खाया है, जिंक के दवाई क्या खाया है, तो कह देना है कि अच्छा जिंक के दवाई ना जिंक के 7 रुपया, 7 गो 7 बार जल लाए हैं, तो 7 बार जल लाए हैं, तो जिंक खाएँ 7, तो ध्यान में रखना अच्छा 7, ध्यान में रखना आपको 7 उजला के लिए। और नीला जब भी कहते हैं नीला यानी कॉपर सल्फेट, तो कहते हैं 5 गो कॉपर, तो कॉपर का मतलब होता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है साथियों, और 5H2O 5 गो कॉपर फेंक ले है। अब कहते हैं कि लाल, तो लाल को हम लोग क्या कहें कि अच्छा बाल को लाल किया, तो कोबाल्ट, तो CuSO4 हो जाएगा, CuSO4। आप बाल को लाल करने के लिए कई बार धोना पड़ेगा, 7 बार बाल को, तो 7 ठीक साथियों, यहाँ तक ले उसको आपको याद रखना है। आ जाइए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी यानी चूहा मारने वाले दवाई के रूप में किया जाता है। कृंतकनाशी किसका, जिंक ना कहते बोले थे कि चूहा को ना जिंक खा के फूस फास हो गया, माने मर गया, फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ को ना जिंक फॉस्फेट, देखिए फॉस्फाइड रही यहाँ जिंक फॉस्फेट हो जाएगा, तो ध्यान रखना कि वो रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ, तो तीखा यानी निकालने का मतलब जहर की तरह, तो जिंक फॉस्फाइड की जगह पर जिंक फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो ये रंगने का काम आने वाला ये उतना इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन चूहा मारने वाला दवा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए जो इम्पोर्टेंट है हम बोल देंगे कि यह इम्पोर्टेंट है।
जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अभिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम क्या है? कैलामाइन। कैलेमाइन देख लीजिए, कैलेमाइन यानी कैलेमाइन का बोले थे ना कि कैलेमाइन यानी जिंक उंक के बारे में आपको अयस्क बताया था ना, कैलेमाइन है। तो यह आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक कौन है? अभी देख लीजिए, ये याद रखना है। तो देख लीजिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कहता ना अच्छा टूथपेस्ट ना हम कार खरीद के ला रहे हैं, कार में खरीद के ला रहे हैं, कार में खरीद के ला रहे हैं, एम जी, यानी कहते ना एम और जी नाम के आदमी जो ना एम जी एम जी एम जी एम जी, कहते ना एम जी को नहीं, एम जी को हम लोग क्या कहते हैं, कार में हम लोग एम जी को टूथपेस्ट देंगे। टूथपेस्ट माने एम जी नाम के कोई आदमी है तो उसको कार में बैठाए हैं और उसको कहेंगे लो टूथपेस्ट ले लो, ब्रश कर लो। ठीक है, तो ध्यान में रखना, किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक क्या होता है? तो क्या होता है? टूथपेस्ट माने ब्रश करेगा कौन? एम जी। एम और जी माने मैग्नीशियम, कार में बैठ के तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा साथियों। अब आ जाइए, धात्विक बेरियम का उपयोग एक्स किरण नली में बतायन के लिए किया जाता था। यह आपको इतना याद नहीं रखना था, ठीक है। मैग्नीशियम चूर्ण एवं फीता का उपयोग चमकीले पाउडर तथा बाल्ब दीप्तिक बमों, ये आपको नहीं याद रखना है। यानी जो इम्पोर्टेंट है ना, जो बार बार एग्जाम में आता है, वही हम आपको बोल रहे हैं करने के लिए, वही करना है। कैल्शियम का उपयोग ऑक्साइडों से उन धातुओं के निष्कर्षण में होता है जिनके कार्बन द्वारा अपचायित करना संभव नहीं है। ये हटाइए, यानी देखिए थोड़ा मोड़ा इसको देख लीजिए, क्या कि कैल्शियम का उपयोग ऑक्साइडों से उन धातुओं के निष्कर्षण में होता है जिनमें कार्बन द्वारा अपचायित करना संभव नहीं है। माने जिसको कार्बन द्वारा अगर आप अपचायित नहीं कर सकते हैं ना, तो कार्बन द्वारा अपचायित ना कर सकते हैं तो क से कार्बन, क से कैल्शियम द्वारा उसका ना उपयोग किया जाता है। कैल्शियम का उपयोग करना रहता है उसमें। तो थोड़ा मोड़ा आपको थोड़ा मोड़ा देख लेना है। अब आ जाइए, कैल्शियम तथा बेरियम का उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम और बेरियम उच्च ताप पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। यानी कहेगा निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में किया जाता है किसका प्रयोग? तो ध्यान में रखना अच्छा, निर्वात नली से। अब देखिए, निर्वात नली का मतलब क्या हुआ? ऐसा नली जिसमें एकदम शून्य हो, हवा नहीं हो, फिर भी हवा घुस जाता है, तो उसको निकालने के लिए कहना है कि अच्छा कहीं आप गए तो कोई बलजोड़िए घुस गया तो उसको निकालने के लिए रखा गया है। तो निर्वात नली में वायु को नहीं ले जाना है, क्योंकि निर्वात नली का मतलब होता है कि शून्य वायु ही नहीं होता है, लेकिन वायु घुस गया तो वायु को निकालेगा कौन? कैल्शियम और बेरियम। बस से वायु को निकालेगा बेरियम और कैल्शियम। बेरियम अकेले नहीं निकाल पाएगा, तो जोड़े कैल्शियम को निकालना पड़ेगा। तो बेरियम और कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बेरियम और कैल्शियम। ठीक, यानी निर्वात से वायु को निकाला जाता है बेरियम और कैल्शियम के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है, यह देख लीजिएगा, बेरियम और कैल्शियम के द्वारा निकाला जाता है। अब आ जाइए, क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। आपको बताए थे कि पारा को क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? वीक में कहा था कि सिल्वर लाएंगे, लेकिन वो पारा ला दिया। तो क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। कह देगा सदा किसी भी अमलगम का एक घटक कौन होता है? तो कह देना अच्छा अमलगम यानी अमल करना है किसका? पारा का अमल करना है, पारा का अमल करना है, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। ठीक है साथियों, कह देना अच्छा यह सादा किसी भी अमलगम का एक घटक कौन होता है? कह देना कि सादा किसी भी अमलगम का, कोई भी अमलगम है ना, उसका एक घटक पारा होता है। कोई भी अमलगम हो उसका एक घटक कौन होता है? पारा होता है साथियों। ठीक है साथियों, ध्यान में आपको रखना है। अब देख लीजिए, मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। अब कह देगा मोनाजाइट बालू में। अब कह देगा अच्छा मोनाजाइट यानी मोनालिसा, भोजपुरी का हीरोइन मोनालिसा, यानी कह रहा है मोनालिसा जा रही है बालू खरीदने। तो कह देगा कि थोड़ा रुको ना यार, आज चलेंगे साथ में, अच्छा बालू खरीद के लाएंगे। यानी मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। ध्यान में रखना वो अच्छा मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम। तो ध्यान में रखना कि मोना जा रही थी बालू खरीदने, तो कहेगा रुक जाओ, थोड़ा रुको ना, हम भी चलते, तो थोरियम पाया जाता है। आ जाइए, मोबाइल फ़ोन बैटरी में मुख्यतः ये ध्यान में रखना है, मोबाइल फ़ोन बैटरी में मुख्यतः क्या लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, यह इंपॉर्टेंट है साथियों, देख लीजिए, यह धातु का जो विविध है ना, उसको आपको बढ़िया से कर लेना है, क्योंकि कुछ भी हो जाए यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो कह देगा मोबाइल फ़ोन बैटरी में मुख्यतः, तो कह देना अच्छा मोबाइल का बैटरी ना ख़राब हो गया है, आपका मोबाइल का बैटरी ख़राब हो गया, तो मोबाइल का बैटरी आपको ले लेना है।
अरे जब ये मोबाइल का बैटरी ख़राब होगा तो आप अपना मोबाइल का बैटरी खरीदिएगा ना, हो तो दुकान वाला से लीजिएगा ना कि लाइए हम बैटरी कुछ रुपया दीजिएगा, अपना बैटरी ले लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि मोबाइल बैटरी में मुख्यतः माने ले लेना है। मोबाइल का बैटरी ले लेना से लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल के बैटरी में लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है साथियों, यह इम्पोर्टेंट है, यह पूछ सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। आप देख लीजिए, प्याज लहसुन में मान लेते प्याज और लहसुन खाते हैं ना, तो उसमें जो गंध आता है, माने लहसुन का जो गंध या प्याज में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है, तो कहते ना वो अच्छा प्याज और लहसुन में जो गंध होता है ना वो पोटेशियम के द्वारा होता है। पोटेशियम के द्वारा, ध्यान में रखना है कि पोटेशियम के द्वारा, यह इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, चलिए इसमें वैसे आपको ना कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन चुन के आप लोग को, यह जो हम बता रहे हैं ना इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, आपका यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। आ जाइए, क्या हो जाएगा, प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम का उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण, पोटेशियम के। अब आ जाइए, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, मोनोपोटेशियम टार्टरिक का प्रयोग बेकरी में, और पोटेशियम सल्फेट का उर्वरक में, यह सब आपको नहीं याद रखना। ठीक है, खाली याद रखिए बारूद में बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट, आपको क्या बोले बारूद बनाने में ना पोटेशियम माने KNO3 माने पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। यह पूछता है, यह क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है साथियों, तो यह बारूद बनाने में पोटेशियम बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। मोती की रासायनिक संरचना, यह याद रख लेना है, मोती तो कह देना अच्छा, मोती यानी कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना क्या है साथियों, तो कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का रासायनिक संरचना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान में आपको रखना है मोती, तो मोती के कह देना अच्छा कैल्शियम, यानी कह देना मोती की रासायनिक संरचना क्या है, तो मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम है। क से कैल्शियम, हम मोती को भी खरीद के कहाँ रख लेंगे, कार में, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ध्यान में रखना है, यह आपको जरूर याद रखना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। मोती का रासायनिक संरचना, तो मोती यानी कैल्शियम और कार्बोनेट हो जाएगा। अब आ जाइए, धातु खत्म हो जाएगा, उसके बाद अधातु हम लोग देखने वाले हैं। अब आ जाइए, माणिक्य और नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। देख लीजिए, यानी जब भी कहते हैं ना माणिक्य और नीलम, यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का। लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। ठीक है साथियों, किसके कारण, तो क्रोमियम ऑक्साइड। तो थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ये जरूर याद रखना है, यह कि मनी के करने का अच्छा, मनी यानी पैसा। पैसा किसके पास है, नीलम जी के पास। नीलम यानी भोजपुरी का एक एक्ट्रेस भी है, एक्ट्रेस जो नीलम गिरी है साथियों। तो कहते ना कि अच्छा मनी यानी उसके पास पैसा है नीलम गिरी के पास, तब वह ना एल्युमिनियम खरीदिए। यानी मनी के यानी मनी है किसके पास, नीलम जी के पास। तो क्या खरीदिए, तो वह मनी यानी एल्युमिनियम खरीदिए। और देख लीजिए, यही मनी के जो लाल रंग होता है ना, वो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। थोड़ा मोड़ा यह ध्यान में रखना है, लेकिन यह आपको 100% याद रखना है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। अयस्क नहीं कह रहा है, ऑक्साइड कह रहा है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन है साथियों, तो कह देना चाहे एल्युमिनियम यानी मनी देकर, पैसा देकर खरीदे हैं, तो मनी के कौन, तो नीलम गिरी, मनी के और नीलम। अब आ जाइए, ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। अच्छा, ऑडियो और वीडियो टेप पर, मान लेते ऑडियो सुनते आप, वीडियो टेप सुनते थे पहले आप लोग, टेप नहीं सुनते थे, तो वही टेप पर ऑडियो और वीडियो टेप पर कह देगा अ से ऑडियो। तो ऑडियो पर आयरन यानी आयरन ऑक्साइड। अ से ऑडियो, अ से आयरन, अ से ऑक्साइड, यानी ऑडियो और वीडियो पर आयरन ऑक्साइड का लेप होता था। ठीक है, यह याद रखना है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। आप देख लीजिए, जब भी कह दे लेड पेंसिल, तो कहेगा वो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, तो सब कहेगा अरे कुछ ना कुछ तो लेड पेंसिल है, तो कुछ ना कुछ प्रतिशत तो होगा ही। लेकिन साथियों, लेड पेंसिल में लेड का कुछ भी प्रतिशत नहीं होता है। लेड पेंसिल में लेड का कुछ भी प्रतिशत होता ही नहीं। ठीक है, अब आ जाइए,
या बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम। देखिए यह हम आगे भी करवाएंगे और यहाँ भी आपको करवा रहे हैं। आगे जितना सूत्र है ना वो सब सूत्र को हम एक जगह करके आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको याद कर लेते, देख लीजिए। जब भी कह देगा बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम, तो जब भी कहते ना वो बोरेक्स 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 और सुहागा सुहागा, देख लीजिए नहीं कहते हैं सुहागा सुहागा, नहीं कहते कि सुहाग है, सुहाग इसका अच्छा सुहाग है, यानी कह देगा बोरेक्स बोरेक्स, यानी कहता है ओ बोरेक्स, यानी रिक्स है, रिक्स है किसको, सुहाग को बचाने का रिक्स है, तो यानी बोरेक्स बोरेक्स बोरेक्स। नहीं होता कि मान लेते हैं डिवोर्स वोर्स हो जाता है तो सुहाग न कहता है कि सुहाग टूट गया, तो यानी कहना कि वो सुहाग को बचाने का रिक्स है, तो बोरेक्स सुहागा, तो उसी को कहते हैं ना बोरेक्स या सुहागा, एक को कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कहते हैं अच्छा बोरेक्स या सुहाग को कौन बचाएगा, तो डीएम साहब। तो सोडियम टेट्राबोरेट, यानी सोडियम टेट्राबोरेट, यानी कहने का मतलब क्या, सोडियम जी है ना माने डीएम साहब वो थर्ड पर्सन है, माने तीसरा आदमी है, तीसरा यानी टेट्रा आदमी है, यानी बोरेक्स या सुहागा, यानी किसी का सुहाग टूट रहा है यानी डिवोर्स हो रहा है, तो उसको डीएम जी माने डीएम साहब, और दोनों के बीच में तीसरा आदमी ना, तो डीएम आकर समझा देगा कि नहीं ऐसा नहीं करिए, साथ में रहिए। तो सोडियम टेट्राबोरेट माने तीसरा आदमी आकर समझा रहा है, तो सोडियम टेट्राबोरेट हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसका फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है। Na2 कह देना Na2B4O5, देख लीजिए क्या है, सोडियम पहले, सोडियम माने Na2, यानी कह देगा ना कि सोडियम माने, सोडियम के मतलब क्या होता है Na, यानी Na जो ना दोनों आदमी के समझा रहा है, दोनों सुहाग माने पति पत्नी को समझा रहा है, दोनों आदमी को कौन, डीएम, ठीक है साथियों, डीएम समझा रहा है, तो समझ लीजिए यहाँ हो जाएगा अब बोरेक्स हो जाएगा, बोरेक्स यानी बी और ओ, तो यानी बी माने बी के मतलब हो जाएगा बी के साथ, मैंने देख लीजिए बी और ओ जो है ना, बी और ओ दोनों पति पत्नी है, ठीक है साथियों। तो डीएम साहब दोनों आदमी का समझा रहा है, तो Na2, ठीक है, बड़ा इस टाइप का बड़ा ही हो रहा था, ये बड़ा है, ये बड़ा कोष्ट आपको लेना है। अब क्या करना है उसके बाद, किसको समझा रहे हैं, बी को, जो कि पत्नी है बी, तो बी के साथ 4 आदमी है, पति है वो, उसके साथ 5 आदमी है, ठीक है साथियों, ठीक है। इस तरह से इसे करके और उसके बाद कह देना ओ, तब कहेगा OH, मैंने ओ समझ गए, अब जाके समझ गए, ओ समझ गए, ठीक है साथियों। अब कहेगा कि ओ माने अब हम समझ गए हैं, तो O4 ओ समझ गया, ओ मैंने कहेगा ओ समझ गए, अब आप समझ गए माने समझ गया, अब तो हो जाएगा क्या, O4, ठीक है साथियों। अब उसके बाद 8 माने यही 4 को दुगुना कर देंगे, 8H2O, मैंने 8 को जल 8H2O कर देंगे। यानी कहने का मतलब है, सूत्र को आपको कैसे याद रखना है साथियों, यानी Na2, यानी डीएम साहब समझा रहे दोनों आदमी को, ठीक है। अब इसके छोटा कोष्ट है वो ले लेंगे, कहेंगे अच्छा बी पत्नी है तो 4, ओ पति है 5 आदमी आएगा जोड़े, फिर कह देंगे वही ओ को लेके OH, कहेगा अच्छा अब जाके दोनों समझ गया 4, ठीक है, OH यानी OH कर देना OH, अब वो दोनों समझ गया, तो बगल में 4 कर देना नीचे, और यही 4 के दुगुना कर देना 8H2O। अब 8 गो आदमी को वहाँ पे पानी पिला देना है, कहे कि सब चीज़ सुलट गया है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक। देखिए फार्मूला सब ना आपको ये सब का याद रखना ही है, क्योंकि फार्मूला यहीं से पूछेगा, यही सबसे, देख लीजिए इसमें सूजन को कायम रखने वाले गैर, ये सब आपको नहीं याद रखना, ठीक, ये सब आपको याद रखना ही नहीं है। अब आ जाइए, प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। आप देख लीजिए, जब भी कह देगा सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किस तत्वों को किया गया, तो वहीं प्लूटोनियम क्या है, प्लूटोनियम जो बम बनाया जाता है प्लूटोनियम से बम बनाया जाता है, तो वहीं कृत्रिम रूप से सबसे पहले इसी को उत्पादित किया गया। किस तत्व को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया, तो कह देगा तत्व को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित करने के वाला किस तत्व को, तो कह देगा अच्छा बम बनाने के लिए ना प्लूटोनियम को सबसे पहले उत्पादित किया गया। इसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिक यह सब है ना, यह सब आपको या नहीं याद रखना है, इसको खोज से संबंधित वैज्ञानिक को आपको नहीं याद रखना, सिर्फ प्लूटोनियम याद रखिए। आ जाइए, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में भी किया था। आप देख लीजिए, शुष्क के रूप में कह देगा, शुष्क के रूप में, तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, जिसको ठोस बर्फ या शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। आपका शुष्क के रूप में, तो ये आपको नहीं याद रखना, हटाइए।
ठीक है, ज़्यादा दिमाग पर मत जोर दीजिए। इसमें से वैसे भी जो 25 से 30 क्वेश्चन वही पूछेगा, उससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा। अब देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क ही नहीं करना है। देखिए परमाणविक घड़ियों में एक टाइमर कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया था। आप देख लीजिए, हाँ यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ सकता है। देख लीजिए, कह देगा परमाणवीय, अब परमाणविक या चाहे परमाणवीय इसको कह सकते हैं। परमाणवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में परमाणविक घड़ी में, या सीधे कह परमाणविक घड़ी में किसका प्रयोग किया था? कहता था सीजियम का करना। अच्छा, अब सीजीएल निकालिए तो घड़ी पहनेंगे। घड़ी क्यों आदमी पहन रहा था? कहता अच्छा अब तो एग्ज़ाम निकालिए, सीजीएल वाला एग्ज़ाम निकालिए, अब घड़ी पहनेंगे। तो ध्यान में रखना है, परमाणविक घड़ियों के एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग, यानी घड़ी में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। आ जाइए, एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड, माने एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। एल्युमिनियम उभयधर्मी, ये आपको नहीं याद रखना है। देखिए, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए रेडियम धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। देख लीजिए, कह देगा जहरीली गैस को खत्म, अब होता है ना कहीं कोई जो रासायनिक अथी है संगठन, उससे ना जहरीली गैस निकलने लगा, तो उसको रोकने के लिए यहाँ रोडियम लिखा हुआ, लेकिन रेडियम हो जाएगा। रेडियम धातु का प्रयोग किया था। किसको कह देना? अच्छा, जहरीली गैस फैल रहा है ना, तो रेडी से अनाउंस कर देंगे। रेडी से नहीं होता है टीवी के बाद रेडी से अनाउंस कर देंगे, तो कह देना अनाउंस करते हैं, सब अपने आप को सतर्क हो जाएगा, तो जहरीली गैस खत्म हो जाएगा। यानी जहरीली गैस को खत्म करने के लिए रेडियम का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब धातु खत्म हो गया, अब अधातु में आइए। अधातु में, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट था ना साथियों, उसी को याद करना था। हम आपको बता दिए हैं, वो सब इम्पोर्टेंट का आपको याद करना है। चलिए, अब धातु, इसमें भी हम अधातु में भी आपको बताएंगे कि सिर्फ इसी को याद करना है, नहीं तो बाकी उतना नहीं याद करना। ठीक है साथियों, वैसे भी केमिस्ट्री से 6 7 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा से 5 6 आसपास में, तीनों साइंस मिलाकर 20 के आसपास क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आ जाइए, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। अब देख लीजिए, आप सोचते होइएगा कि केमिस्ट्री से कम पूछता है, नहीं साथियों, कभी कभी केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछ देगा, तो कभी कभी बायोलॉजी से ज़्यादा पूछ देगा। वैसे सबसे ज़्यादा पूछता है बायोलॉजी से, आप फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है, देखने को मिला है साथियों, कि केमिस्ट्री ज़्यादा पूछ दिया, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स। कभी कभी फिजिक्स ज़्यादा पूछ देता है, कभी कभी बायोलॉजी तो अधिकांश ज़्यादा पूछता ही रहता है, तो यह ध्यान में रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 आध्यात्मिक तत्व, देख लीजिए 22 आध्यात्मिक तत्व है, जिनमें 11 गैस, 1 द्रव तथा शेष 10 ठोस है। देख लीजिए, इस सब को आपको याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है आपको, कह देगा आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 आध्यात्मिक तत्व है। कितना आध्यात्मिक तत्व है साथियों? 22 आध्यात्मिक तत्व है। कितना? 22 ध्यान में रखना है, 22 आध्यात्मिक तत्व है। धातु लगभग किसको कहते हैं? जिसके लास्ट में म लगा हुआ है, उसको अधिकांश हम लोग क्या धातु कहते हैं। म माने एल्युमिनियम, सीजियम, कैल्शियम, इस सब के ना एक इस तरह के आपको, उसी तरह के म जो लगा ना, उसको आप लोग धातु कहिएगा। देख लीजिए, यह अधातु है। तो आध्यात्मिक तत्व कितना? आध्यात्मिक माने अधातु 22 को है, माने दू, जिसमें से 11 गैसें है, 1 द्रव है। अब 11 गो गैस बच गया, तो अब माने 22 गो में से 11 गो गैसें है। क्या चीज़ में? अधातु में। तो 22 में से 11 को खत्म हो गया, अब 11 को बचा, जिसमें से 1 द्रव है। धात्विक में 1 द्रव है और शेष 10 ठोस है साथियों। बाकी शेष 10 जो ना ठोस है, यानी एक ठोस 10 गो, द्रव 1 गो, गैस 11 गो, यानी टोटल 22 गो धातु है। ध्यान में रखना, अधातु 22 गो है। देख लीजिए, द्रव अवस्था में स्थित अधातु ब्रोमीन है साथियों। द्रव अवस्था में स्थित अधातु कह रहा है, अधातु द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था में स्थित धातु कह देगा ना तब पा रहा, लेकिन अधातु कह रहा है तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन। इसको ब्रोमियम भी हम लोग कहते हैं। ठीक है साथियों, ब्रोमियम भी कहते हैं, तो ये ब्रोमीन। अधातु कौन है? माने द्रव अवस्था में स्थित अधातु। तो द्रव अवस्था में स्थित अधातु ब्रोमीन है साथियों, ब्रोमीन है, जिसको यही ब्रोमीन है। और धातु हो जाता तो पारा हो जाता। चलिए, अधातु समान तो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। देख लीजिए, अधातु जो ना, अधातु समान तो अधातु जो है ना,
अधातु समानांतर विद्युत का कुचालक होता है, यानी उससे ना लगभग उससे ना आप विद्युत को पास नहीं कर सकते हैं। आप मान लेते हैं कोई अधातु है ना साथियों, उसको आप लेके सटाइएगा ना विद्युत में, तो वहाँ से विद्युत जनरेट नहीं होगा। लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट जो है ना, यह एक अधातु है। ग्रेफाइट साथियों एक अधातु है, लेकिन यानी बोले थे ना कार्बन के 2 गो बेटा, हीरा और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट अधातु है साथियों, लेकिन यह विद्युत का कुचालक नहीं सुचालक है साथियों। यह विद्युत का सुचालक है, लेकिन हीरा बेटा जो है जो विद्युत का कुचालक है। तो ध्यान में रखना है कि अधातु समान है, तो ऊष्मा एवं विद्युत का, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक अधातु और कुचालक होता है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट सुचालक है। ठीक है, तो आपको यह पोर्शन आपको जरूर याद रखना है। यह पोर्शन जो हम बता दिए उसको जरूर याद रखना है। अब आ जाइए हाइड्रोजन। जब भी कहते हैं हाइड्रोजन, तो प्रयोगशाला में दानेदार जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन तैयार करते हैं। सीधे आपको पहले हाइड्रोजन ध्यान में रखिए, ये सब आपको अभी नहीं याद रखना। देख लीजिए बिजली का उपयोग H2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, इसको आपको नहीं याद रखना है। देख लीजिए यह सब थोड़ा मोड़ा आप पढ़ लीजिए, इसको याद नहीं करना है। ठीक है साथियों, ये सब आपको उतना याद नहीं रखना है। हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि जल गैस है। ये आपको सिर्फ याद रख लीजिए कि हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि क्या है, जल गैस। यानी हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन है, जल गैस। यानी कहते हैं कि हाइड्रोजन को ना जल गैस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी जल गैस यानी वाष्प गैस ना होता है, वो वाष्प गैस, वही जल गैस। बाकी ये सब आपको उतना जल गैस को ठंडाकर द्रव में परिणत करते हैं, द्रव का फिर प्रभजन आसवन करते हैं। ये सब आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है हाइड्रोजन को जल गैस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आ जाइए, हाइड्रोजन का उपयोग ये आपको नहीं याद रखना है। वनस्पति तेल को जमकर वनस्पति घी बनाना ही। हाँ, एगो खाली देख लीजिए, आपको दिखाते हैं हम। या वनस्पति तेल को जमकर वनस्पति घी। अब देख लीजिए, आगे इसे हम बताएंगे, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। वनस्पति तेल निकालने में ना, वनस्पति तेल को जमकर वनस्पति घी बनाते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अब देख लीजिए, घी बनाएंगे ना, कहते ना अच्छा घी, तो एकदम हाई क्वालिटी के घी बनाएंगे, तो हाई क्वालिटी से हाइड्रोजन, यानी घी बनाने के विधि में ना हाइड्रोजन का जरूर प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हल्की होने के कारण गुब्बारे में भरने में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हल्का देख लीजिए, ये एक और यह भी ध्यान में रख लेना है कि ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, माने हल्का हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हल्का होता है ना, तो गुब्बारा में भी भरा जाता है। किसको, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट के ईंधन में भी किया जाता है। देख लीजिए, रॉकेट के ईंधन के रूप में वैसे भी रॉकेट और उसके ईंधन के रूप में ना हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है साथियों। चौथा भी थोड़ा मोड़ा आपको तनका ध्यान रख लीजिए, यानी रॉकेट के ईंधन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का। यह तीनों आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आइए, हाइड्रोजन का उपयोग कच्चे तेल, परिष्कृत गैसोलीन, डीजल, इतना ये सब का ये सब आपको नहीं याद रखना है। बैटरी का शीतलन फितलन, ये हाइड्रोजन बम बनाने में हाइड्रोजन जानबे करते हैं, हाइड्रोजन बम बनाने में हाइड्रोजन बम, तो उसका प्रयोग किया ही जाता है। आप देख लीजिए अब क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ आइए साथियों, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको हाइड्रोजन के बारे में याद रखना है। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है। जब भी कहेगा हाइड्रोजन है ना, उसका 3 समस्थानिक है साथियों। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन को 3 समस्थानिक है। यह तीनों समस्थानिक पूछा गया तो आपको ये तीनों याद रखना है, यह इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देख लीजिए, यानी प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, यानी यह महा इम्पोर्टेंट है साथियों। माने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जो कि महा इम्पोर्टेंट है। पहला यानी प्रोटियम, पहला हाइड्रोजन के कहते हैं कि अच्छा प्रोटियम, प से पहला प्रोटियम, द से दूसरा ड्यूटेरियम, तब होगा तीसरा से ट्राइटियम। यानी ध्यान में रखना है, यानी समझ लीजिए ना, हाइड्रोजन है ना जो ड्यूटी पर जा रहा है, तब प्रोटियम। अब देख लीजिए, प्रो माने पहला टी लेके जाएगा, पहला प्रोटियम, तो दूसरा ड्यूटी पर जाएगा, ड्यूटी तो टी लेगा ही, तो ड्यूटेरियम। और तीसरा ट्राई माने करेगा 3 से तीसरा
तो टी लेवे करेगा, टी लेता ही है तो ट्रिटियम मैंने प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है साथियों, देख लीजिए, 1 मिनट इसको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, यह मैंने 1H1, 1H2, 1H3, नीचा 1 ही रहेगा, बाकी ऊपर से चेंज ऊपर बदलते जाएगा। नीचा 1 के 1 ही रहेगा, ऊपर से बदलता जाएगा 1 2 3। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसको डी से या H1H2 से भी निरूपित करते हैं, ट्राइटियम को टी से भी आप निरूपित कर सकते हैं। अब आ जाइए, इसको ध्यान में रखना है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। आप देख लीजिए, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, यानी D2O को H2O नहीं है साथियों, H2O जल हो जाएगा, लेकिन D2O भारी जल हो जाएगा। D2 भारी जल, यानी जिसको ड्यूटेरियम के ऑक्साइड ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। यानी ड्यूटी पर गए ना तो जल लेके जाएंगे पीने के लिए, तो भारी जल भारी हो जाएगा। जल लेके जाएंगे तो भरका नहीं होता कि ज़्यादा जल ले जाएंगे तो भारी हो जाएगा, तो ड्यूटी पर जाएंगे भारी जल लेके। ठीक है, यानी कहेगा वो ड्यूटी पर हम, न तो ऐसे भी कहिएगा ड्यूटी पर हम ज़्यादा भारी जल लेके नहीं जाएंगे, ड्यूटी पर हम ज़्यादा जल पानी ज़्यादा लेकर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। अब आ जाइए, भारी जल का खोज 1932 ईस्वी में, जब भी कहते हैं ना साथियों भारी जल का खोज कब किया गया, तब भारी जल का खोज 1932 में यूरे। अब कह देगा कि यूरे है ना, पैसा है मेरे पास तो हम खरीद लेंगे। यूरे और देखिए वासन वर्ण ने किया था, यूरो और वासन वर्ण ने किया था। वास वर्ण ने किया था, वास वर्ण यानी वास करेंगे, होता है ना कि मैंने साफ करते हैं ना, यानी जल लेके जाएंगे। जल 1932 ईस्वी में खोजे थे, तो जल कितना रुपया में खोजे थे, तो यूरो में खोजे थे। यूरो में, यानी जल का खोज यूरो किया था, और जल था तो जल से हम लोग वास करेंगे, माने साफ करेंगे। कहेंगे ड्यूटी पर इसीलिए इसको ले जाते हैं, भारी जल ज़्यादा ले जाना है। कहा कि हर एक आदमी आपको बोलेगा ड्यूटी पर तुमको ज़्यादा जल इसीलिए ले जाना है क्योंकि तुम वहाँ जाने तो थोड़ा अपना वाश भी कर लेना, साफ भी कर लेना पानी से, तो हो जाएगा। वो भारी जल का खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वासन वर्ण ने किया था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, 1934 में अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड सी यूरो के भौतिक विधियों द्वारा दो परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक का पृथक्करण करने पर नोबेल पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको उतना अभी नहीं रखेंगे ध्यान में। ठीक है, यहाँ आइए, साधारण जल के लगभग 7,000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। अब देख लीजिए, यह इम्पोर्टेंट है। माने आप साधारण जल लिए तो 7,000 भाग में, साधारण जल को आप 7,000 भाग में काटिएगा ना, तो उसमें से एक भाग भारी जल का होता है। साधारण जल के लगभग 7,000 जल को ना बांटिएगा, 7,000 जल को भागों में बांटिएगा तो आपको एक भाग ना भारी जल होता है 7,000 पर। ठीक है, अब देख लीजिए, भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जब भी कह देगा भारी जल कितना पर जमता है, तो कहना वो भारी जल क्यों हो गया, क्योंकि 3.8 लीटर हम पानी ले लिए थे, इसलिए तो भारी जल हो गया, यानी जम गया। तो भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठीक है साथियों, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अब आपको याद रखना है, देख लीजिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको याद करवाते हैं। भारी जल का उपयोग देखिए, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में जरूर किया जाता है साथियों। कह देगा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में, यानी मंदक के रूप में भारी जल का। ठीक है, अभी ड्यूटेरियम ये सब नहीं याद रखना है, ये सब आपको रेजर के रूप में यानी कि ये नहीं याद रखना है। यानी ये भारी जल का उपयोग क्या कहते हैं ना, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या था, यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो याद ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, मृदु एवं कठोर जल को, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल, और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं। यानी मृदुल माने कहने का मतलब जो ये थोड़ा माने आपको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है। माने जो मृदुल एवं कठोर जल का मतलब हुआ कि जो साबुन आसानी से झाग दे देता है उसे मृदुल जल कहते हैं। जो जल साबुन माने जो जल साबुन के साथ, माने जो जल है वह साबुन के साथ आसानी से जो दे देगा झाग, यानी फेन, जिसको हम लोग ना कहते फेन, तो उसको मृदुल कहेंगे। जो थोड़ा कठिनाई से देगा उसको कठोर कहेंगे। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, अब देख लीजिए, अस्थाई और अस्थाई सब आपको याद नहीं रखना है। अब देख लीजिए, सिर्फ आपको याद ध्यान में रखना है। देख लीजिए, अस्थाई कठोरता, अस्थाई जल के अस्थाई कठोरता को कैसे हम लोग दूर करते हैं। अस्थाई कठोरता को, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो उसे इस प्रकार की कठोरता अस्थाई कठोरता कहलाती है। जल की अस्थाई कठोरता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम
के कार्बाइड घुलने रहने के कारण होता है। देख लीजिए, क्या याद रखना है आपको, यानी अस्थायी कठोरता का ना आप उबाल कर भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो अस्थायी कठोरता जो है ना, अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो कहना कि अच्छा कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों बड़ा एक साथ रहता है। यही कैल्शियम मैग्नीशियम ना अस्थायी कठोरता के कारण, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुलने रहने के कारण, बाइकार्बोनेट जो घुलता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होता है। अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में बूझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। अब देख लीजिए, जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो कह देना अच्छा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अब देख लीजिए, जल के अस्थायी यानी जल को ना धोएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइक और कार दोनों धो रहा है। तो बाइक और कार दोनों धो रहा है किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम अपना बाइक और दोनों धो रहा है अस्थिरता के कारण। देख लीजिए, अस्थायी कठोरता के कारण। तो इसका अस्थायी कठोरता के कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और दूर कर देंगे उसमें चूना डालकर ठीक है, बूझा चूना तथा दूधिया चूना डालकर, यानी चूना से समझ लो, चूना डालेंगे ना, कोई भी चूना डाल देंगे ना तो अस्थायी कठोरता दूर कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए, अस्थायी कठोरता दूर होती है इस प्रकार की कठोरता जल को उबालने से दूर नहीं होती है, यानी इसको याद रख लीजिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुलने रहने के कारण होता है। आप देख लीजिए, ये थोड़ा मोड़ा क्या, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब देख लीजिए, अस्थायी भी और अस्थायी कैल्शियम मैग्नीशियम तो रहता ही है। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के, तो थोड़ा ध्यान में रखना को अच्छा उसमें था बाइकार्बोनेट, यहाँ करेगा कि ना ये सल्फेट यानी सल्फेट उल्फेट के कारण होता है। वो बाइकार्बोनेट था, ये करेगा सल्फोट या क्लोराइड जो होता है ना, इसके कारण होता है। तो थोड़ा मोड़ा इसको अपना ध्यान इसे रखना है, यानी थोड़ा मोड़ा कैल्शियम और मैग्नीशियम के या अस्थायी कठोरता तो माने सल्फेट और क्लोराइड सबके आदि, सल्फेट क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों को घुलने रहने के कारण होता है। ठीक है, यानी सल्फेट क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण। अब आ जाइए, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाता है। देख लीजिए, उसमें उतना हम लोग प्रक्रिया किए, लेकिन क्या है कि सोडियम कार्बोनेट को ना, अब देख लीजिए, सोडियम उन्हें तो धोए थे, बाई कार दोनों धोए थे, लेकिन डीएम के आप सिर्फ कार धो दीजिए, वो आपका पानी के ना, वो आपका पानी के डीएम के बाई कार नहीं धोना है, डीएम के खाली कार धो दीजिए, वह ना अस्थायी कठोरता आपका पानी को दूर कर देगा। डीएम कौन, डीएम का उसके हाथ में पानी उनी सबका ही रहता है। तो कह देना कि अच्छा डीएम को हम लोग डीएम का कार धो दिए तो पानी का अस्थायी अस्थायी दोनों दूर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना, सोडियम कार्बोनेट डालने पर अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है। अब आ जाइए, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। अब जल की अस्थायी कठोरता को परम्यूटेट विधि है। ठीक है, और पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, यानी क्या है, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि द्वारा, अब देख लीजिए, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। देख लीजिए, यहाँ आपको ध्यान में आपको रखना है कि पानी की अस्थायी कठोरता, देख लीजिए, अस्थायी और अस्थायी दोनों को दूर करेगा तो डीएम यानी सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यह अस्थायी कठोरता कहेगा ना तो यानी क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, यानी अस्थायी कठोरता दूर करेंगे ना तो कह देंगे अच्छा पोटेशियम क्लोराइड। ध्यान में रखना, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए, परम्यूटेट विधि, यानी परम्यूटेट विधि सोडियम जियोलाइट को कहते हैं, यानी जल के अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि कौन है, तो कह देना है कि जल के जो अस्थायी कठोरता दूर करेगा उसको सोडियम कहेंगे, डीएम कहेंगे, तो यानी डीएम कहेंगे तो सोडियम को कहेंगे जियो सोडियम। आप ठीक है, मतलब जियो डीएम साहब आप अच्छा कर दिए, तो सिर्फ अस्थायी के लिए कह रहा है, अस्थायी के लिए कौन विधि, तो कह देना परम्यूटेट विधि। ठीक है साथियों, परम्यूटेट विधि, क्या परम्यूटेट विधि, ध्यान रखना कि अस्थायी कठोरता को किस विधि द्वारा दूर करते हैं, तो परम्यूटेट, ध्यान रखना है परम्यूटेट। ठीक है, क्या परम्यूटेट, यह ध्यान में आपको रखना है साथियों,
परम्यूटेड विधि को जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है, जल की अस्थायी कठोरता विधि कौन है, तो करेंगे अच्छा परम्यूटेड विधि, जिसको सोडियम जियोलाइट कहते हैं, परम्यूटेड को सोडियम जियोलाइट कहते हैं। ठीक, परम्यू। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए ना सबसे परफेक्ट कौन है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त पोटेशियम क्लोराइड। अब आ जाइए, यह पूछा हुआ प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के लिए बालों के ब्लीचिंग पाउडर में एक लॉन्ड्रिंग में कपड़े के विरंजक में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया था। सिर्फ इतने ध्यान में रखिए कि पुराने तैलीय चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए, पुराने तैलीय चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए, फिर से उभारने, मान लेते हैं आप पैकेट में या कोई अखबार ऊपर रखे हैं, कुछ चीज़ लिखे हैं, उस पर तेल गिर गया तो होता थोड़ा धुंधला हो जाता है, चतर जाता है, यानी फैल जाता है, जिसको हम लोग गाँव जाते हैं ना कहते हैं चतर गया, यानी फैल जाता है। तो फिर उसको ना साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसका प्रयोग किया जाता है, कहेंगे अच्छा अब ज़्यादा पेराना नहीं है ना, कहता कि यार अब पेराना नहीं, अब हाइड्रोजन कर ला उसी को उपयोग कर लेंगे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहेगा ज़्यादा पेराना नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग हम करेंगे। अब आ जाइए, वर्तमान में पेपर के ब्लीचिंग के लिए उपयोग प्रेरित उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक का उपस्थिति विरंजन, यह आपको नहीं याद रखना, पूर्व पेपर के विरंजन के, ये आपको नहीं याद रखना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग या घरेलू या ये सब सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखिए H2O जल हुआ, खाली जल के पीछे 2 लगा दीजिएगा ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है साथियों, तो यह इसका प्रयोग से ध्यान रखें ना कि पुराने तैलीय चित्रों को उपयोग करने के लिए वापस लाने के लिए यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, अब ऑक्सीजन में आइए। ऑक्सीजन वाला यह हम आपको याद करवा ही चुके हैं। ठीक है साथियों, यह सब पीछे कितना ऑक्सीजन कितना मात्रा में रहता है यह सब हम करवा चुके हैं, यह सब आपको नहीं करना है इधर। ठीक, सिर्फ ओजोन याद रख लीजिएगा, ओजोन थ्योरी, यह ऑक्सीजन का एक अप्रूफ है। कह देगा ओजोन थ्योरी किसका अप्रूफ है, तो अ से ओजोन, अ से ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन नहीं साथियों, ओजोन ऑक्सीजन का एक अप्रूफ है। ओजोन किसका अप्रूफ है, तो ओजोन एक ऑक्सीजन का अप्रूफ है। यह ध्यान में आपको रखना, ओजोन किसका अप्रूफ है साथियों, तो ओजोन एक ऑक्सीजन का अप्रूफ है। ओजोन किसका अप्रूफ है, तो ओजोन एक ऑक्सीजन का अप्रूफ है। ठीक है साथियों, समुद्र तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। देख लीजिए, यह ओजोन जो है ना, ओजोन, अब देखिए सूर्य से जो पराबैंगनी किरण रहता है ना उसी को बचाता है, यह ओजोन थ्योरी, या O3 को हम लोग कहते हैं ओजोन। ठीक है, ओजोन नाम नहीं देगा ना तो वो थ्री दे देगा। यह ऑक्सीजन का अप्रूफ है, यह पूछ सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। समुद्र तट पर 32 से इसका दुगुना कितना हो जाता है, 64। तो ध्यान में रखना लगभग 32 से 64 किलोमीटर, यहाँ 60 दिया हुआ है लेकिन 32 से 64 आपको ध्यान में रखना है। ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। कह देगा इसकी ओजोन का सांद्रता कितना किलोमीटर पर अधिक हो जाता है, 32 से 64, यानी यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें को ओजोन बचाता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, सल्फर आ जाइए। पृथ्वी पटल पर सल्फर की प्रतिशत इतना, ये सब आपको नहीं याद रखना है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। अच्छा है, अब देख लीजिए, अ से ओजोन, अ से ऑक्सीजन, तो देख लीजिए अ से क्या कहते हैं, स से सल्फर और स से सल्फ्यूरिक अम्ल। स से सल्फर, स से सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फर से ही सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या चीज़ से, सल्फर से ही सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। साथियों ध्यान में आपको रखना है, सल्फर से ही सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। किससे, तो सल्फर से ही सल्फ्यूरिक अम्ल आपको प्राप्त होगा। तो देख लीजिए, इसे ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं कि अच्छा ऑयल अच्छा से नहीं लाया ना, तो इसको माने तेल अच्छा से नहीं लाया तो इसको ट्रोल किया जा रहा है। किसको, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रोल किसको कहा जाता है साथियों, तो ऑयल ऑफ विट्रोल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक, अब देख लीजिए, साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है, इसकी नॉर्मलता 18 मिलियन होती है। यानी ये थोड़ा मोड़ा ध्यान रखिए, नॉर्मलता कितना, 18 मिलियन कह देना है कि वो 18 मिलियन नॉर्मलता। यह इम्पोर्टेंट ना है, ये इम्पोर्टेंट है ना कि यह सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक,
बाकी यह सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि यह सारे उपयोग, बहुत सारा उपयोग एक दूसरे में मिक्स रहता है। अब आ जाइए, उसके बाद किधर गए, देख लीजिए, बैटरी उटरी ये सब आपको नहीं याद रखना है। एलिसन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सल्फर युक्त यौगिक है। अब कह देगा एलिसन यानी लहसुन और प्याज किसको लाने के लिए बोले थे? तो सन को लाने के बोले थे ना, कहता कि सन माने बेटा को लाने के लिए बोले थे। तो कह देगा लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक कौन है? तो सल्फर युक्त यौगिक है। कह देगा स से सल्फर, स से सन लाने गया, तो सन यानी एलिसन। सन से जगह एलिसन, सन से ध्यान में रखना है बच्चा, सन यानी एलिसन ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। सन यानी एलिसन। लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक कौन है? तो देख लीजिए किसके कारण ये गंध होता है? तो पोटेशियम के कारण, ठीक है साथियों। और सल्फर युक्त तो यौगिक कौन है? तो कहेगा अच्छा सन जो है ना, एल नाम के कोई सन है, तो एलिसन। आ जाइए, अब आ जाइए नाइट्रोजन का। देख लीजिए यह सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं, और जो जहाँ से इम्पोर्टेंट है उसको हम बोले करने के लिए, उसको आपको एकदम याद रख लेना है। नाइट्रोजन, जब भी नाइट्रोजन की बात आए ना, तो कह देंगे आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। अब देख लीजिए, यह वायुमंडल का रहा है, ठीक है। वायु यानी वायु माने वायुमंडल, जहाँ वायु सब रहता है ना ऊपर आसमान में, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन रहता है। कह देना अच्छा नाइट्रोजन, नाइट यानी अधिकांश नाइट्रोजन जो रहता है ना वो 78% रहता है। 78% क्या रहता है? 78% साथियों, तो नाइट्रोजन 78%। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। और वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार जो है ना, देख लीजिए कितना है पृथ्वी पर, और वायुमंडल सहित कितना हो जाएगा? 0.01%। अब देख लीजिए 0.01% है, पॉइंट पृथ्वी पर, मैं वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भारानुसार, यानी इसका भार कितना है साथियों? तो देख लीजिए भार कितना हो गया? इसका भार हो जाएगा ना 0.01%, पूरा पृथ्वी से लगा के, लेकिन इसे 78% ये वायुमंडल में रहता है नाइट्रोजन। तो यह आपको ध्यान में रखना है दोनों। अब आ जाइए, नाइट्रोजन का उपयोग करते समय किसी भी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, अब ध्यान में रखना है। लोहा व इस्पात उद्योग में तनु कारण के रूप में, यह सब आपको नहीं याद रखना है। यह नाइट्रोजन उपयोग पदार्थ है, ये सब आपको नहीं याद रखना, ठीक है साथियों। अब आइए, अब देख लीजिए प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान रहता है। अब देख लीजिए प्राकृतिक से जो रेट आएगा ना, देखिए प्राकृतिक, नाइट को कौन बनाया है? यानी नाइट को कौन बनाया? प्राकृतिक बनाया। तो प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन रहता है, लेकिन कृत्रिम रेशम में, अब कह देना क्या अच्छा प्राकृतिक रेशम जो ना, रेशम प्राकृतिक रेशम में रेम माने रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान रहता है, लेकिन कृत्रिम से जो बनाएगा रेशम ना उसमें नाइट्रोजन नहीं रहता है, यानी ध्यान रखना इसमें नहीं रहता, ठीक है। आ जाइए, यह इम्पोर्टेंट है। हास्य गैस किसको कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी N2O को, N2 नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड के ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है साथियों? तो हास्य गैस कहा जाता है। हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। ध्यान रखिए वो हाइस गैस, तो क्या अच्छा हंसेगा कब? नाइट में, तो नाइट्रस ऑक्साइड। हंसते हंसते क्या हो गया? हंसते हंसते कहाँ नाइट में हंसने लगे, बैठे बैठे कहाँ हंसने लगे? नाइट में, तो नाइट्रस ऑक्साइड। अब आ जाइए, N2O तथा O2 जब प्रक्रिया करते तथा मिश्रण बनाते हैं तो निषेचक का निर्माण करते हैं, जिसे एनेस्थेसिया कहा जाता है, ठीक है। यह आपको नहीं याद रखना है, ठीक। देख लीजिए माने NO2 माने नाइट्रस ऑक्साइड है, और O2 ठीक है मान लेते हैं ऑक्सीजन माने नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है ना अगर अब क्रिया करता है तो कहेगा एनेस्थेसिया यानी एनेस्थेसिया माने एन से तो एन है ये है, और एस्थेसिया यानी एनेस्थेसिया यानी एन से NO2 और O ऑक्सीजन, तो एन से एन हो जाएगा, ऑक्सीजन से
ऑस्थेसिया, ऑस्थेसिया याद रखना है। तो एने ऑस्थेसिया सिर्फ याद रखना है, एने ऑस्थेसिया। नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनियम एक प्रमुख यौगिक, इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा होता है। अब देख लीजिए अमोनिया, अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा होता है। तो यह विधि हम आगे बताएंगे, यहाँ आपको नहीं देखना है। अब देख लीजिए अमोनिया का उपयोग, तो उपयोग आपको यह यूरिया फ्यूरिया में उर्वरक, यह आपको नहीं करना है याद। या थोड़ा मोड़ा ध्यान रखें कि यह यूरिया उरिया जो उर्वरक होता है ना, उसमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अमोनिया में का जो ना प्रयोग उर्वरक उर्वरक में किया जाता है थोड़ा मोड़ा। अब देख लीजिए आ जाइए, यह आंसू गैस, यह सब आपको नहीं याद रखना, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है दूसरों दूसरों चीज़ में। अब देख लीजिए यह आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। दलहनी पौधे के जड़ों में, देखिए दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। देख लीजिए यह इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। तो इसको कैसे याद रखना है, देख लीजिए जब भी कह दे दलहनी पौधों की जड़ों में, दलहनी पौधे की जड़ों में क्या, जो दालहन पौधी रहता है ना, उसको जड़ों में क्या पाया जाता है, तो कह देना अच्छा दलहनी पौधे, यानी कह देंगे को राई, दलहन वाला पौधा में राई को भी बो देंगे। राई ना होता है सरसों राई सब, तो कह देना है कि अच्छा दलहनी पौधों के जड़ों में राई और सरसों दोनों रोप देंगे। दलहनी पौधों के जड़ों में राई और सरसों दोनों रोप देंगे साथियों। तो ध्यान में रखना है, अच्छा दलहनी पौधों के जड़ों में राई और राई बोएंगे दलहनी में। तो राइजोबियम, माने राई बोने का जोब मिला है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। यानी कह देगा दलहनी पौधे के जड़ों में क्या, तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए माने लाभदायक है। ठीक है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में बदलता कौन, पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। अब आ जाइए प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा, जो पर धूम या कोहरा ना होता, कोहरा ना होता वहीं, यह एक वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन, ये आपको यही सब नहीं याद रखना है। यह सब आपको पेट्रोल वाहन, ये सब आपको यही से नहीं याद रखना। ठीक, नाइट्रोजन निकलते इस आंखों के जलन और आंसू निकलते, कोहरा श्वसन तंत्र को हानि पहुंचाता है, यह भूरे रंग का होता है, रासायनिक अभिक्रिया, ये सब आपको नहीं याद रखना है। त्वरित के कारण भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। कह देना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते त्वरित के कारण, त्वरित के ही कारण। तो यह थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं। चलिए त्वरित के कारण कह देगा, त्वरित के कारण भी देख लीजिए, त्वरित के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेगा, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं त्वरित के कारण भी। कह देना अच्छा त्वरित के कारण भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो है ना प्रक्रिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। यह सब उतना इम्पोर्टेंट ना है। नाइट्रिक ऑक्साइड सामान्य वायुमंडलीय या इस सब शरीर में, इसमें हृदय रोग को और इस सब अचानक ये ड्रग वगैरह विकसित हुआ, इसकी खोज देख लीजिए। इससे हृदय रोग का चिकित्सा हेतु और इसमें आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ, इसके खोज। ये थोड़ा मोड़ा या पढ़ना है, इस सबको याद नहीं करना है। ठीक है साथियों, पीतल की बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से अमोनियम एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। देख लीजिए, यानी पीतल के बर्तन को कलाई करने के लिए इतना ध्यान में रखिए कि अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पीतल के बर्तन को ना, माने कोई बर्तन को आप कलाई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, अमोनियम क्लोराइड की इतना आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त किया जाता है, ताकि चिप्स का उपापचय न हो सके। देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए, यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। कह देगा चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में, अब देख लीजिए, जब भी कह देगा चिप्स बनाने वाली जो चिप्स की थैली में ना ऑक्सीजन जो रहता है ना, तो ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। ऑक्सीजन को हटाकर साथियों उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। तो नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है ताकि वो ना ज़्यादा अभिक्रिया उसमें ना करे, जल्दी ख़राब ना हो वो। ठीक है साथियों। तो चिप्स के मान लेते, चिप्स के पॉकेट में क्या भरा जाता है, तो नाइट्रोजन का। अच्छा, चिप्स का पॉकेट हम लोग नाइट में खरीदेंगे तो नाइट्रोजन भरा रहता है। ठीक है, अब आइए साथियों, फॉस्फोरस देखिए,
चलिए इसको हम करवाते हैं थोड़ा, देख लीजिए ये इम्पोर्टेंट सब जितना है ना ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें जो हम इम्पोर्टेंट कह दे रहे हैं ना उसको आपको सिर्फ याद रख लेना है, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा रीडिंग देना है, छोड़ दीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं। फॉस्फोरस देख लीजिए, फॉस्फोरस फॉस्फोरस प्राणी, देखिए फॉस्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। फॉस्फोरस जो ना प्राणी तथा वनस्पतिक पदार्थों का आवश्यक अवयव, जब भी कह देगा प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव कौन है, तो फॉस्फोरस। ये उतना थी नहीं है, देखिए यह हड्डी एवं जीव कोशिका में उपस्थित, देख लीजिए फॉस्फोरस माने कैल्शियम और फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता था, हड्डी में। कैल्शियम और फॉस्फोरस कहाँ पाया था, हड्डी में। तो यह ध्यान में आपको रखना है। फॉस्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है, देख लीजिए। टीन भी अपरूपता प्रदर्शित कर रहा था साथियों, ठीक है। तो टीन भी, और इसके साथ देख लीजिए यह फॉस्फोरस भी अपरूपता प्रदर्शित करता है। फॉस्फोरस भी अपरूपता प्रदर्शित करता है। कह देगा ना कि अपरूपता कौन प्रदर्शित करता है, फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस तथा काला फॉस्फोरस इसके अपरूप है, देख लीजिए। तो ये जानते हैं, देख लीजिए सब श्वेत, सब जो फॉस्फोरस उठता है फॉस्फोरस का अपरूप तो ही है। देखिए लाल फॉस्फोरस श्वेत फॉस्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्ल विलेय होता है, यह फॉस्फोरस का अस्थायी अपरूप है। देख लीजिए लाल फॉस्फोरस ना श्वेत फॉस्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है। अब देख लीजिए लाल फॉस्फोरस जो ना श्वेत फॉस्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है। यानी लाल फॉस्फोरस जो ना, समझ लीजिए, अच्छा लाल फॉस्फोरस थोड़ा कम क्रिया खाता है, और क्या कहते हैं, श्वेत फॉस्फोरस बड़ा क्रिया खाता है तो श्वेत आदमी, लेकिन क्रिया खाने में एकदम माहिर है। तो ध्यान में रखना, चाहे लाल फॉस्फोरस से ज़्यादा श्वेत फॉस्फोरस अब क्रिया कर लेता है, कोई चीज़ में क्रियाशील होता है, ठीक है। और अम्ल विलेय भी होता है, कम अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्ल विलेय होता है, कम क्रियाशील तथा अम्ल विलेय होता है, ठीक है साथियों। यह फॉस्फोरस का अस्थायी अपरूप है। फॉस्फोरस का अस्थायी अपरूप कौन है, लाल फॉस्फोरस, ठीक। अब आ जाइए, युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फिन का प्रयोग किया था। आप देख लीजिए युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए, पर्दा बनाने के लिए फॉस्फिन का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फिन, वही फॉस्फिन PH3 जो फॉस्फिन है ना, समझ लेना क्या होता है, फॉस्फोरस का जो फॉस्फिन है, फॉस्फिन यानी पोलोथीन फॉस्फिन पर्दा बनाया जाता है, ठीक है। दिया सलाई के नोक पर लाल फॉस्फोरस दिया जाता है, दिया सलाई जो होता है ना उस पर ना लाल फॉस्फोरस दिया जाता है, यह ध्यान में आपको रखना है। देखिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग, देख लीजिए देखो जिंक फॉस्फाइड तो चूहा मारने में, और तो वही फॉस्फाइड यानी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग अनाजों का परिरक्षण में किया था, माने अनाज को ना बचाने में एल्यूमिनियम आएगा, फॉस्फाइड यानी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है। ये जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग ये चूहा विष के रूप में, कई बार देख लीजिए दे दिया लूसेंट में भी, यह इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, कैल्शियम फॉस्फाइड होम सिग्नल बनाने में काम आता है, जिसका उपयोग समुद्र के जहाज़ों को संकेत भेजने में किया जाता है। जब भी कहते ना होम सिग्नल, कैसा सिग्नल, होम सिग्नल, जो समुद्र के जो जहाज़ है उसको सिग्नल भेजने के लिए भी काम आता है, वह किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फाइड का प्रयोग, किसका प्रयोग साथियों, तो ध्यान में रखना चाहे कैल्शियम फॉस्फाइड का प्रयोग, कैल्शियम फॉस्फाइड का, यह सब इम्पोर्टेंट है तो इसको आपको याद रखना है। यानी समुद्री यानी होम सिग्नल बनाने में काम आता है, जिसका उपयोग समुद्र में जहाज को संकेत भेजने के लिए कौन रहता है, तो समुद्र में पानी रहता है, तो पानी माने कल वाला पानी, तो कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। बाद फॉस्फोरस का उपयोग हाइपोफॉस्फाइड जैसे बलवर्धक औषधियों के निर्माण में होता है, देख लीजिए। तो हाइपोफॉस्फाइड तो फॉस्फोरस हो गया। चलिए बताइए, हैलोजन का जब भी बात हो तो हैलोजन वर्ग 7A के वर्गों को हैलोजन कहते हैं, देख लीजिए। वर्ग 4 जब भी कहते हैं ना 4A रहेगा ना तो कार्बन के हो जाता है, 4A कार्बन के हो जाता है 4A, लेकिन कार्बन का चाहे हैलोजन लगाएंगे ना तो 7 रुपया खर्च करना पड़ेगा, 7 रुपया। हैलोजन होता है माने बहुत बड़का हैलोजन जो लाइट लगता है हैलोजन, तो कहते हैं कि 7 गो हैलोजन लगाना है, 1 2 यानी इस 7, इसको 7 हम लोग लिखते हैं, तो 7A ये हो जाएगा 5, 6, 7, ठीक है। तो 7A, ठीक। अब कह देगा हैलोजन तत्वों में, माने हैलोजन
अधातु हैलोजन अधातु एक समझिए कि हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। देख लीजिए हैलोजन में सबसे हैलोजन जो है ना हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या है, तो कहना अच्छा हैलोजन है ना, तो हैलोजन तो लाया, साथ में फल भी लाया खाने के लिए। हैलोजन जो जलाने आएगा वो लगाएगा हैलोजन साथियों, तो वह हैलोजन को क्या करना पड़ेगा, तो वह हैलोजन लगा रहेगा तो खाना नहीं खाएगा, तो फल ही खा लेगा। तो हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है, यह ध्यान में आपको रखना है। 7A तत्वों को, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा, 7A तत्वों को हैलोजन कहा जाता है और हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। ठीक, इसका उपयोग UF6 ई सब आपको नहीं याद रखना है, ई आपको नहीं याद रखना है, ई सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक, यही आपको नहीं याद रखना है। अब देख लीजिए ई याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो फ्रियोन तो कहते ना अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना क्लोरो C, देख लीजिए क्या याद रखना है, C और F और फिर C, यानी ये सब ना फ्री में आपको मिल रहा है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ना यही को फ्रियोन भी कहते हैं, ठीक है साथियों। इसका उपयोग सब प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल, ये सब ने याद रखना है। नॉन स्टिक बर्तन, ये सब आप मत याद करिए। ठीक, क्लोरीन का उपयोग, ये सब आपको नहीं याद रखना है, ये सब आपको नहीं याद रखना है। ये सब थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद नहीं रखिएगा। देख लीजिए यह तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है, ब्रोमीन। तो ये सब आपको बोले ही थे कि 11 गो गैस है अधातु में, और 10 गो क्या है, ठोस है, और 1 गो यही द्रवावस्था में ब्रोमीन है। अधातु अवस्था में, वही धातु रहता तो पारा हो जाता साथियों, ये ध्यान में रखना है। इसका उपयोग सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक, समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आप देख लीजिए समुद्र में जो खरपतवार है, समुद्र से क्या निकलता है, आयोडीन कहाँ से निकलता है, समुद्र से। तो देख लीजिए आयोडीन कहाँ बनता है, समुद्र में जो खरपतवार रहता है ना साथियों, वहीं से ना आयोडीन निकलता है। वह समुद्री खरपतवार जो ना आयोडीन का प्रमुख स्रोत है, बहुत ज़्यादा आयोडीन वही समुद्री खरपतवार से मिलता है। अब देख लीजिए समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया था। देख लीजिए समुद्री घास क्या होता है, लेमिनेरिया। आप कहते हैं समुद्री घास से हम लोग लेंगे, क्या लेंगे साथियों, तो लेमिनेरिया, यानी क्या लेंगे, तो लेंगे यानी आयोडीन लेंगे। समुद्र घास में जो लेमिनेरिया होता है ना, उससे हम आयोडीन लेंगे। आयोडीन सामान्य ताप और ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो आयोडीन वैसे भी ठोस है। आयोडीनीकृत नमक साधारणतः पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, यानी आयोडीनीकृत नमक साधारणतः पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है। देख लीजिए यह आपको ध्यान में रखना है। कह देगा धात्विक चमक कहाँ होता है, धात्विक चमक आयोडीन में। ठीक है साथियों, आयोडीनकृत नमक साधारणतः पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड के रूप में वो आपको दे दिया जाएगा, तो याद वो इतना ध्यान नहीं रखना है। इससे धात्विक चमक किस में होता है, आयोडीन में, यह ध्यान में रखिए। ऊपर खरपतवार लेमिनेरिया याद रख लेना है। अब देखिए अधातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। कार्बोरेंडम कह देगा सिलिकॉन कार्बाइड, यानी सिलिकॉन कार्बाइड कह देगा सिलिकॉन, यानी कह देगा ना सील देगा कन सील देगा कन को भी सील देगा, तो यानी कार्बोरेंडम हो जाएगा। कार्बोरेंडम यानी सील देना, क्योंकि सील देना कन को भी, क्योंकि कार्बाइड जो ना वो ना कार में गिर जाएगा। तो सिलिकॉन कह रहा कि सील तो बढ़िया से कार में गिर जाएगा, तो कार्बोरेंडम हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम हो जाएगा। अब आ जाइए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब देख लीजिए वाहन से माने कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए सिगरेट से तो निकलता ही है साथियों, सिगरेट से तो निकलता है, और वाहन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं साथियों, अधिकांश मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी विषमता मुक्त रक्त की ऑक्सीजन को वाहन को करने में क्षमता की। अच्छा देख लीजिए, यह ध्यान में रखना है कि
वायु प्रदूषक में यह सबसे हानिकारक है। यानी वायु प्रदूषक में सबसे हानिकारक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह आपको ध्यान में रखना है। वायु प्रदूषण में सबसे हानिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन 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 मोनोऑक्साइड, यह इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषक में सबसे जो है ना हानिकारक है ना कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैलिक प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। यानी कार्बोलिक, यानी कार चला रहा है उससे निकलेगा, कार चलाएगा उससे निकलेगा ना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कहेगा यानी बोलेगा, कहेगा यार कार मत चलाओ, नहीं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो कार्बोलिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोलिक अम्ल। ठीक है साथियों, सॉरी देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त करता है। देख लीजिए हाँ देख लीजिए, जब भी कहेगा ना कार से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उसको समाप्त कौन करता है? तो कार्बोलिक, माने जो लीक हो जाएगा कार से, जो लीक होता है धुआं, उसको कार्बोलिक समाप्त करता है। कार्बोलिक लीक हो गया तो कार्बोलिक समाप्त करेगा उसको। ठीक है साथियों, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। यानी मोचन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? निकलता है। अब देख लीजिए, पेड़ से तो वैसे ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन रात को ना साथियों कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन तुलसी और पीपल के रात हो चाहे दिन, वो ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। इसीलिए हिंदू धर्म में ना पीपल को और तुलसी सबको पूजा जाता है। ठीक है साथियों, इसलिए ये नहीं कि भगवान इस पर बसता है, ये होता है वो होता है, उसके लिए नहीं। जो देखिए अधिकांश पेड़ जो होता है ना, वो आपको क्या करता है? रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो देख लीजिए, लेकिन तुलसी, नीम, पीपल जो होता है ना, यह सब आपको क्या निकालेगा? या आपको ना ऑक्सीजन निकालता है, रात रहे चाहे दिन रहे, इसीलिए उसको पूजा जाता है। आ जाइए, क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। यह ध्यान में रखने वाला है कि क्वार्ट्ज जो ना, क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। जब भी कहते हैं ना क्वार्ट्ज, तो कहते हैं अच्छा कैल्शियम सिलिकेट यानी क्वार्ट्ज यानी बालू किसका बना होता है? तो बालू बना होता है कैल्शियम जिसको मोती हम लोग ने कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहते थे ना, तो ये हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। यानी क्वार्ट्ज किस चीज़ का बना? तो कैल्शियम सिलिकेट जो बालू है। कृत्रिम सांस के लिए, या पूछा हुआ क्वेश्चन है, कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन, तो देखिए सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ही है, लेकिन सिलेंडर में भरेंगे हीलियम, तो कहते हैं अच्छा सांस ले रहा है, हिल रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिश्रण करके हम लोग ऑक्सीजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए, अब इधर आइए, चलिए आ जाइए, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको करवा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आपको नहीं याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड किसका उपयोग कहाँ कहाँ, ये सब उसको आपको नहीं याद रखना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जब भी कहेगा अच्छा ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कि कौन सा उत्तरदायी तत्व है? और गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है साथियों, CO2 यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग कहेगा अच्छा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है साथियों? तो उत्तरदायी गैस है CO2। चलिए, चांदी की सतह को काला कर देता है कौन? तो कहेगा ओजोन गैस, जो ना ओजोन गैस ने चांदी के सतह को काला कर देता है। कहेगा चांदी के सतह को काला कौन करता है? तो कहना ओजोन गैस, और ओजोन गैस। ठीक है, और क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2। ठीक, अब देख लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे की समान होती है। कह देगा हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध कैसा होता है? तो कह देगा अच्छा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी साफ करना है, हाइड्रोजन साफ करना है तो गंध दे रहा था। हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध सड़े अंडे के समान होता है साथियों। यह स्वयं जलती है, लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है। इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। सिर्फ यह ध्यान रखिए, किसका गंध सड़े अंडे के समान होता है? तो सड़े अंडे के समान होता है सल्फाइड, लेकिन कौन सल्फाइड? तो कह देना अच्छा सड़े अंडे तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अंडे यानी अंडे बम, हाइड्रोजन बम अंडा की तरह होता है। ठीक है, इस तरह का हाइड्रोजन बम होता है साथियों, इस तरह का। तो कहते हैं अच्छा तो अंडे की तरह से सड़े अंडे के समान होता है, यह ध्यान में रखना। ठीक, लेड संचालित बैटरी के
आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। अब लेड संचालित बैटरी के आवेशित होने पर, जो लेड संचालित बैटरी है ना, लेड संचालित बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। किसका खपत होता है साथियों? किसका तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। बैटरी में वैसे भी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, बोरॉन तंतु का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने तथा वायुयानों को हल्के सघन पदार्थों को निर्माण में। अब जब भी कह दे कि बुलेट प्रूफ जैकेट, देख लीजिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो कहते ना था बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है ना, कहीं पे इनकाउंटर होता है तो उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के एसपी या डीएसपी या दरोगा जी सब निकलते हैं, ठीक है, इनकाउंटर करने के लिए। तो ध्यान में रखना है, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए बोरॉन तो कहते हैं बुलेट, तो ब से बुलेट, ब से बोरॉन यानी कहते ना, अच्छा बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत लाए हैं, क्या कि एक आदमी को थोड़ी देना है, सब आदमी को देना, पेन के इनकाउंटर करने जाएगा, तो कहते हैं बोरा में रख के लाए हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, बोरा में। तो ब से बुलेट, ब से बोरा में रख के लाए हैं, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बोरॉन, ठीक है। बोरॉन 10 समस्थानिक न्यूट्रॉन अवशोषणों की अत्यधिक क्षमता होती है। देख लीजिए, यानी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है किसमें? बोरॉन 10 में। बोरॉन 10 समस्थानिक में, यानी कह देगा ना, बोरॉन जो 10 है ना, बोरॉन 10 समस्थानिक है, उसमें ना बोरॉन में समझ के, वो बोरॉन जो रॉड के तरह कार्य करता है ना नाभिकीय रिएक्टर में, उसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। देखिए, अतः नाभिकीय उद्योगों में धात्विक बोराइडों को उपयोग परीक्षण कवच तथा नियंत्रण छड़ों के रूप में, यानी समझ ली ना, जो बोरोन का प्रयोग ना छड़ के रूप में किया था, कैडमियम और बोरोन का। देख लीजिए, मंदक के रूप में भारी जल का रिएक्टर में, मंदक के रूप में हम आगे पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे बढ़िया से, मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है साथियों। और क्या कहते हैं, जो गति बढ़ाने के लिए ना न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो छड़ के रूप में ना, तो बोरॉन और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स व बोरियम अम्ल का मुख्य औद्योगिक उच्च, ये सब आपको नहीं याद रखना है। बोरेक्स का उपयोग धातुओं के टाँका लगाने के लिए गालक के रूप में, बोरेक्स का प्रयोग धातुओं के टाँका, हटाइए, ये सब आपको थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक। ये सब आपको याद रखना। आ जाए निष्क्रिय गैस, देख लीजिए, निष्क्रिय, जब भी कहते हैं निष्क्रिय गैस, ठीक है, यानी निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस नोबेल गैस। जब भी कह देगा निष्क्रिय गैस, जिसको नोबेल गैस कहते हैं, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व है। जब भी कह देगा आवर्त सारणी के जो शून्य वर्ग है ना, शून्य वर्ग, उसमें 6 तत्व है। 6 तत्व है, कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 तत्व है। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 6 तत्व है। 6 तत्व किस में साथियों? तो जो जीरो तत्व, जो जीरो वर्ग है ना, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग है ना, आवर्त सारणी में जो शून्य वर्ग है उसमें 6 तत्व है, 6 तत्व है, ठीक है साथियों। कई गो तत्वों को रखा गया, तो 6 तत्वों को, सिर्फ इतना आपको इसको याद रखना है। देख लीजिए, देखिए, अक्रिय गैस को ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस को ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस को ही साथियों क्या कहा जाता था? अक्रिय गैस को ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस को ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस को ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। आ जाइए, इन गैसों में आर्गन एवं जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं। अब देख लीजिए, माने इन तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस कहते हैं, जो 6 गो तत्व है ना, इसको अक्रिय या निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहते हैं, या उत्कृष्ट गैस इसी को कहा जाता है, ठीक है। अक्रिय को ही उत्कृष्ट कहते हैं। चलिए, अब आगे आइए, यहाँ से आपको, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय, अक्रिय जो गैस हो ना, जिसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं, जो 6 शब्द न था, उसको खोज करने का ना रैमजे को जाता है। यह कौन किया था? तो रैमजे। कहना कि अच्छा, अक्रिय गैस का खोज राम जी कर लेते हैं। राम भगवान है ना, राम भगवान जी, राम जी कह लेता, राम जी से जगह राम जी, यह ध्यान में रखना, ठीक है। अब देख लीजिए, हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस होता है। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील, यह जलता उलता नहीं है। हीलियम जो है ना जलता, इसलिए ना ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करके जो ना सांस लेने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका खोज
फ्रैंकलैंड और लोकेयर किया था। फ्रैंकलैंड और लोकेयर यानी हीलियम हिलाएगा यानी अब फ्रैंक करेगा, आपका दोस्त आपको ऐसे हिलाएगा, ऐसे देह पकड़ के, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हीलियम यानी फ्रैंकलैंड और लोकेयर। लेकिन फिर भी वही झूठों का आपसे मजाक करेगा आपका दोस्त, माने फ्रैंक करेगा, फिर आपका केयर भी वही करेगा। तो ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपको ऐसे से हिला रहा था, कौन? मैंने आपका फ्रेंड, यानी आपसे फ्रैंक कर रहा था, डरा रहा था आपको, ना कहता हिला कैसे डरा दिया। तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि वो हीलियम यानी फ्रैंकलैंड, ठीक है साथियों। और केयर, तो केयर से लोग केयर इसका खोज किया था हीलियम का, यह ध्यान में रखना है। अब इसका उपयोग ये सब आपको नहीं याद रखना है, ठीक। कृत्रिम ऑक्सीजन वाला तो हम याद करवाइए दिए हैं। अब गोताखोर द्वारा भी अधिक गहराई में सांस लेने के लिए यही हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण, तो हीलियम सांस लेने के हीलियम ऑक्सीजन का ही करेगा, यह तो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, यह हवाई जहाज़ के टायर में भरने के लिए, हवाई जहाज़ के टायर देख लीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हवाई जहाज़ के टायर को भरने के लिए ना हीलियम का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए हवाई जहाज़ जब चलता है तो घर्षण करता है उसका चक्का, लेकिन हीलियम ऐसा गैस है ना, वो अज्वलनशील है, अज्वलनशील, वह आग उग नहीं पकड़ाएगा, वो होता है ना, उससे आग उग नहीं पकड़ेगा, ठीक है साथियों। और हल्का भी होता है, तो इसीलिए हीलियम गैस अब भरा जाता है किस में? तो हवाई जहाज़ के टायर में। तो यह आपको 7 नंबर आपको ज़रूर याद रखना है साथियों, 7 नंबर आपको याद रखना है। और देख लीजिए सांस लेने के लिए तो ये आपको बताइए दिए थे, गोताखोर हो या अस्पताल में, या 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। अब आ जाइए, यही इतना ही याद रखना है इसमें, बाकी सबको लिए इसका प्रयोग नहीं किया था, ठीक है, इसका ध्यान में नहीं रखना है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी गई। अब देख लीजिए, देखिए अब कभी कभी ना साथियों, जो ऑक्सीजन जो होता है ना, हाइड्रोजन भी आप अगर देखिए, हाइड्रोजन को भी वैसे ही वरीयता मिला हुआ है, लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन को आप अगर वायुयान की टायर में अगर भरिएगा ना, तो हाइड्रोजन थोड़ा भारी होता है और थोड़ा मोड़ा भी ज्वलनशील होता है, थोड़ा मोड़ा, ठीक है। जिसके कारण उसको आप नहीं रख सकते हैं किस में, क्या कहते हैं, या गुब्बारा में भी आप नहीं भरिएगा, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा मान्यता। और जब हाइड्रोजन लिखा रहे ना गुब्बारा में तो ठीक है, हाइड्रोजन चल जाएगा, लेकिन हीलियम है तो हीलियम पहले दीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन। लेकिन टायर में तो सबसे पहले हीलियम, सबसे पहले हीलियम सबसे पहले हीलियम साथियों, लिथियम नहीं, ध्यान में रखना, हीलियम, ठीक है। तो वायु के साथ विस्फोटन मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा वरीयता दी गई। यानी आप गुब्बारा में भी भर सकते हैं और एयरप्लेन के टायर में भी आपको यही हीलियम में भरना है। हम बार बार इसको कर रहे हैं क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, नियोन का उपयोग। नियोन विसर्जन लैंप, ट्यूबों, वायुयान तथा प्रदीप्ति में, बल्ब में, यार ये सब, हाँ, बल्ब में भरा जाता है किसको? नियोन को। आपको मालूम है कि आर्गन और नियोन को कहाँ भरते हैं? तो बल्ब में भरते हैं ना, या बल्ब में भरते हैं, आर्गन और नियोन को बल्ब में भरते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसका उपयोग हवाई जहाज़ों को चालकों को संकेत के दिया जाता है तथा इसका प्रकाश कोहरे से अधिक चमकता है। हाँ, नियोन का प्रयोग ना, इसका हवाई जहाज़ जो उड़ाता है ना चालक, उसको भी इसके संकेत इसी से दिया जाता है, नियोन से ही दिया जाता है। तो थोड़ा मोड़ा यह ध्यान में रख लीजिए, हवाई जहाज़ों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? नियोन को। यानी बल्ब में नियोन होता है, तो इजोत दिलाने के लिए भी नियोन का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, नियोन गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है। देख लीजिए, नियोन गैस से विद्युत आप प्रवाहित करिएगा ना, तो लाल प्रकाश उत्सर्जित होगा। कैसा रंग उत्सर्जित होगा? लाल प्रकाशित, लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा, नियोन से लाल प्रकाश। अब देख लीजिए, पहले का बल्ब जो ना फिलामेंट वाला बल्ब था, उसमें नियोन भरा रहता था, तो देखते उसमें से लाल रंग निकलता है, तो लाल हो जाएगा। आर्गन का खोज, ध्यान में रखना, आर्गन कहते ना। अच्छा, आर्गन को हम लोग कहेंगे ना, अच्छा, अर्गनी, जो अर्गनी नहीं होता जिसको हम लोग हैंगर लगाते हैं, तो गांव देहात में अर्गनी पे हम लोग कपड़ा रस्सी एक लगा देते थे, रस्सी बांध देते थे, उसको हम लोग अर्गनी बना लेते थे। तो वही अर्गनी को हम लोग आर्गन समझेंगे। अच्छा, आर्गन को हम लोग अर्गनी समझेंगे। इसका खोज भी रैमजे ही किया था, क्योंकि जितना अक्रिय गैस में सबका खोज राम जी, लगभग राम जी किए थे, तो रैमजे, ठीक है। यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। देख लीजिए, यहाँ आपको कन्फ्यूजन कुछ होगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला कौन है, तो यानी वैसे कहिएगा ना, तो वैसे है नाइट्रोजन।
गैस नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, लेकिन अक्रिय गैस कहेगा ना, अक्रिय गैस, तो वो हो जाएगा साथियों आर्गन। आर्गन आर्गन जब भी हो जाएगा ना तो समझिएगा अच्छा आर्गन आर्गन आर्गन। ठीक है, या समझ लीजिए आर्गन जो होता है ना, गाना नहीं बजता है, गाना बजता है तो आर्गन से ही ना, आर्गन से इसे धुन बनाते हैं, ट्यून ना बनाते हैं धुन। तो वही कह देना कि वो आर्गन का आवाज़ ना वायुमंडल में सबसे अधिक रहेगा, लेकिन यह अक्रिय गैस के तौर पर, सीधे गैस रहेगा तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है साथियों, बाकी यह सब आपको नहीं याद रखना है, बाकी यह सब आपको नहीं याद रखना है। तो जितना हम बोल दिए उतना सिर्फ आपको याद रखना है। अब आ जाइए साथियों, अब किधर है, अब इधर है, इधर है, इधर है। देखिए निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली को बल्ब भरने में किया जाता है, माने किसका, इसी का प्रयोग। ये बिजली के बल्ब भरने के लिए ये ना आर्गनों का भी प्रयोग किया था। आर्गन नहीं बोले तो नियॉन और आर्गन, नियॉन और आर्गन ये दोनों जो है ना, नियॉन और आर्गन का प्रयोग। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, यही है ये आर्गन और नियॉन ना बल्ब के जो है ना बिजली के बल्ब में भरने में काम किया था। देख लीजिए वायुमंडल में लगभग 1% माने 0.93% आर्गन है। देख लीजिए जब भी कहते हैं ना वायुमंडल में लगभग आर्गन कितना है, तो कहते ना अच्छा आर्गन यानी अर्गनी, एक गो अर्गनी बनना है। कई गो अर्गनी आपको बनना है, एगो, यानी कहने का अच्छा वायुमंडल में एक 1% है। फिर भी सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन है, यही है साथियों, कौन, यही है। ठीक है, अब आ जाइए क्रिप्टॉन, इसका प्रयोग बिजली का बल्ब बनाने में एवं फोटोग्राफी में किया जाता है। इसे लेजर बनाने में प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए जब भी कहते हैं ना बिजली के बल्ब बनाने में, बिजली के बल्ब में भरने, अंदर भरने में क्या नियॉन और आर्गन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बिजली का बल्ब बनाने में ना साथियों क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। कहते ना कि क्रिप्टॉन, इसे लेजर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, वो जो आगे है ना वो पूछता है, या सिर्फ बिजली का बल्ब बनाने में क्रिप्टॉन और लेजर में क्रिप्टॉन। ठीक है, अब देख लीजिए जेनॉन, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी कहेगा जेनॉन, यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है, तो कह देगा अच्छा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है, सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला, सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है, तो कह देगा जेनॉन है, यानी नॉन नॉन नॉन, यानी 9 गो क्या बना दिया यह यौगिक, कह देना दादी 9 गो यौगिक बना दिया, यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा यौगिक बना दिया। तो जेनॉन यानी जेन्युइन बात है कि सबसे ज़्यादा क्या कहेगा, जेन्युइन कौन ऐसा जेन्युइन बात है जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है, तो कहते हैं सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है, या जेन्युइन बात है। इसे ही स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। देख लीजिए स्ट्रेंजर, कह देना कि अच्छा स्टैन में रहने वाला यह कौन है, स्टैन में रहने वाला गैस कौन है, कहना अच्छा स्टैन यानी बस स्टैंड सब में, तो स्ट्रेंजर गैस कह देना कौन, तो कह देगा बस स्टैंड में क्या बजे जाना है, तो 9 बजे, तो नॉन नॉन यानी जेनॉन। ठीक है साथियों, जेनॉन जेनॉन बस स्टैंड मैंने स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कह देगा अच्छा स्ट्रेंजर यानी स्ट्रेंजर यानी स्टैन में पैसेंजर जाएगा, तो स्ट्रेंजर माने स्ट्रेंजर। ठीक है स्ट्रेंजर, तो ध्यान में रखना। अच्छा ये समझें कि स्टेन जर गया, स्टेन जर गया क्या बजे, 9 बजे, तो 9 से जेनॉन। ठीक है, सर्वाधिक यौगिक कौन बनाया, तो कहेगा 9 गो यौगिक बनाया तो जेनॉन। चलिए अब रेडॉन देख लीजिए, रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है। अब देख लीजिए आपसे कह देगा कौन ऐसा अक्रिय गैस है ना जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो कहेगा देखिए वायुमंडल में क्यों पाएगा, यह धरती पर आएगा, यह डॉन है, किसी से नहीं डरेगा, यह डॉन है, यह ऊपर काहे रहेगा वायुमंडल में, डर से काहे छुपल रहेगा कहीं, यह धरती पर आएगा, डॉन है, यानी यह वायुमंडल में नहीं रहेगा, धरती पर आएगा। कह देगा कि अन्य सभी अक्रिय वायुमंडल में अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है, लेकिन कौन है जो नहीं पाई जाती है, तो कहना है डॉन थोड़ी पाया जाएगा, तो डॉन। तो यह रेडियो सक्रिय तत्व, इसका उपयोग रेडियो थेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो देख लीजिए कैंसर ठीक कर देगा डॉन साहब, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रेडॉन है, रेडॉन गैस और वायुमंडल में नहीं पाया जाता, डॉन है धरती पर पाया जाएगा। ठीक है, जेनॉन यानी 9 बजे स्टेन जर गया था, स्टेंजर यानी सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है यही स्टेंजर, और बिजली का बल्ब या रेजर लाइट सब बनाता है कौन है साथियों, तो क्रिप्टॉन। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या कहते हैं नियॉन और आर्गन जो है ना वो बिजली के बल्ब में भरा जाता है साथियों। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए अब आ जाइए धातु तथा उनके यौगिक का उपयोग साथियों, यह हम आपको
पूरा छाँट-छाँट के यही में सूत्र है, कौन सूत्र है, कौन आपको याद रखना है, वो हम आपको करवाएँगे साथियों। आपको अपना मर्ज़ी से इसमें नहीं करना है सब। आप देख लीजिए, इसका उपयोग तो उपयोग, सबका उपयोग नहीं याद करना, किसी का उपयोग नहीं याद करना है। हम आपको बताएँगे क्या याद रखना है, ठीक है साथियों। तो चलिए, आज ये थोड़ा ज़्यादा देर का वीडियो बन गया है। आपको यह देख लीजिए, फेरस सल्फेट, देख लीजिए फेरस सल्फेट क्या फेर था, हारा हारा क्या पढ़ा था, हारा कशिश, वही ना था, Fe3 या FeSO4 7H2O याद करवाए थे। फिर इसमें हम आपको ट्रिक्स याद करवाएंगे और ट्रिक्स याद करवाएंगे। देख लीजिए, यह सब आपको सल्फ्यूरिक अम्ल सब इसमें, इस सब आपको नहीं याद रखना है। देख लीजिए, या प्रोड्यूसर गैस, देख लीजिए, या प्रोड्यूसर गैस याद करवाएंगे, वाटर गैस जो कि पूछा हुआ है, बाकी ये सब नहीं याद करवाएंगे। देखिए, जो पेन से हाईलाइट हुआ है ना साथियों, वही सब हम आपको करवाएंगे, जो पेन से हाईलाइट, बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक है साथियों। तो चलिए, आज इतना ही। फिर आपको कल है ना यह सूत्र वाला और लगभग हम पूरा खींचने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।